तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर। तू इस मशीन का पुर्जा, तू मशीन नहीं, मेरुदंड स्थायी ब्यूरोक्रेसी, लेकिन उसको मैंडेट चेंज का नहीं है। आप सर्विस में आ गए तो आप किसी का भाग्योदय नहीं कर सकते, आप नीति नहीं बना सकते, नीति नियामक नहीं हो, आप डेटा समक इकट्ठा करते हो और जो नीति नियम। चरणों में प्रणाम। या कुंडेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना. As we all know that every auspicious occasion is traditionally commenced with the lightning of ceremonial names, since light always directs us to our destiny. To begin today's occasion, I would like to extend an invitation to our guest of honor, Mr. Jagrup Singh sir, our president, Mr. Pankaj Kataria, to light the ceremonial lamp. Right, a very warm and a good morning everyone present here. I, Shashi Meena, the member of Karmyogi, the esteemed Civil Services Society of University Rajasthan College, Jaipur, extend my warm welcome to our today's guest of honor, Mr. Jagrup Singh sir. I also extend my deepest welcome to my seniors, my teammates who came here to be a part of this wonderful junction. निष्काम, निष्ठा और निर्माण की भावना के साथ सजित कर्मयोगी सोसाइटी विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य कॉलेज परिसर में ऐसे परिवेश का निर्माण करना है जो सिविल सेवाओं के इच्छुक उम्मीदवारों को एकजुट होने और बातचीत करने के लिए प्रेरित करे। कर्मयोगी के माध्यम से हमारा प्राथमिक उद्देश्य छात्र समुदाय के बीच एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना है जो उन्हें भौतिक विकास के नए अवसर प्रदान करे, जिससे उन्हें भविष्य में सिविल सेवाओं की तैयारी में अन्य प्रतिभागियों से गुणात्मक बढ़त प्राप्त हो। सिविल सेवक बनकर देश की सेवा के इच्छुक अभ्यर्थियों के विचारों को पंख रखना ही हमारा मौलिक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मजबूती से कदम बढ़ाते हुए आज के इस सत्र में द रियल चैलेंजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी के लिए हमारे बीच सम्माननीय श्री जगरूप सिंह यादव सर उपस्थित हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु गुरुमो ते संगड़ेव सत्य कर्मणि। सर, आप कर्मण्यवाधिकारस्ते के पवित्र संदेश को चरितार्थ करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्व में जयपुर कलेक्टर, विशिष्ट शासन सचिव, जयपुर नगर निगम के नगर आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त आदि पदों पर रहने के बाद वर्तमान में राजस्थान प्रशासनिक न्यायाधिकार के पद पर सुशोभित हैं। सर, मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक ढांचे में प्रशासनिक अधिकारी एक मजबूत कड़ी होता है। यदि प्रशासनिक अधिकारी कार्य कुशलता, संवेदनशीलता, मेहनत से काम करे तो वह अपने कार्य क्षेत्र की कायापलट कर सकता है। मैं पूरी कर्मयोगी सोसाइटी, आदरणीय प्रिंसिपल प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा सर, हमारे संयोजक प्रोफेसर एशल मीणा सर एवं समस्त विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय की ओर से सहृदय आपका स्वागत करता हूँ। कार्यकारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी निमंत्रण को स्वीकार कर आज के सत्र में मुख्य अतिथि वक्ता बनकर हमें अनुग्रहित करने के लिए हम आपके आभारी हैं। मेरा सहृदय प्रणाम, मेरे समस्त साथियों को सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष एक कविता जो एक एस्पिरेंट की दृष्टि को निरूपित करती है वो प्रस्तुत करने आया हूँ। कविता का शीर्षक है एक आशा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आपसे ध्यानपूर्वक सुने। हम एक आशा लेकर आगे बढ़ते हैं, हम एक आशा लेकर आगे बढ़ते हैं कि हर दिन कुछ एक सा महसूस करते हैं। नयापन तो सिर्फ अखबारों में पाते हैं, नयापन तो सिर्फ अखबारों में पाते हैं। घरवालों से दूर इस गुलाबी शहर में कुछ नीरस सा जीवन बिताते हैं कि निस दिन इस इलेक्शन के दंडावाद में भी हो जाएगा या कर लेंगे। इसी आशा लेकर खुद को आगे बढ़ाते हैं कि हम एक आशा लेकर आगे बढ़ते हैं कि ये बड़े बड़े सपने रात को आंखों में टिमटिमाते हैं। पता नहीं ये बचपन के दिन अब क्यों याद आते हैं। क्या वास्तव में बड़ा होना इतना ही खराब है?
तो हम एक बार वो दिन वापस जीना चाहते हैं कि जहां सोने से पहले उठने की चिंता ना हो और खेलने के लिए कोई समय सीमा ना हो और इस टाइम टेबल की तो बिल्कुल की आवश्यकता ना हो, कि इस असंभव से प्रतीत होने वाली प्रतिस्पर्धा में भी परिश्रम के स्तंभ पर विराजमान किसी स्वच्छंद दोषी लहराती सी हम एक आशा लेकर आगे बढ़ते हैं, हम एक आशा लेकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, Rajendra. So, we are blessed to have such a prominent personality among us. Now, finally comes the time for which we all are waiting for. Now, finally comes the time for which we all are waiting for, to address the audience and to provide valuable knowledge and insights on the real challenges of bureaucracy. I request Mr. Jagrup Singh sir, please sir, make this presentation to you, sir. इस कर्मयोगी सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित ये सुंदर व्याख्यानमाला, इसकी संयोजक आदरणीय डॉक्टर बीना रूप से उपस्थित कॉलेज के प्राचार्य विनोद कुमार जी, इस सुबह आपने जो आहूत किया पंकज जी और कर्मयोगी सोसाइटी के अन्य पदाधिकारीगण, मेरे सभी प्रिय छात्र, कभी इस कक्ष में बैठ के सुनता था, आज कहने का अवसर मिला है। मैं यहीं पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया है, और जब कहने की बारी आई तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी अपने दिल को यूं भी बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया। सिविल सोसाइटी बहुत पुनीत दायित्व के साथ आगे बढ़ रही है कि हम ऐसे नवयुवकों को प्रेरित करें जो सिविल सेवा के माध्यम से समाज के लिए सामाजिक सरोकार, सोशल लाइबिलिटी को निभाना चाहते हैं। तो ये अच्छा दायित्व है। अब सवाल ये है कि सिविल सेवा में हम प्रवेश कैसे लें। सर्वप्रथम तो चैलेंजेस तो बाद में आते हैं। इफ यू हैव टू बी इन सिस्टम, इफ यू वांट टू इम्प्रूव सिस्टम, यू हैव टू बी इन सिस्टम। अगर आप सिस्टम में सुधार करना चाहते तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। उसके लिए हम सभी लालायित होते हैं कि हम अपने जो जॉब सिनेरियो है, अगर आप बहुत गौर से देखो तो जो जॉब है जिसको हम सेवा कहते हैं, हर आदमी सेवा देना चाहता है, हर आदमी अपनी सार्थकता सिद्ध करना चाहता है, अपने को व्यक्तित्व का इस तरह से विकास करना चाहता है बीना जी कि वो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सके और साथ में वो आत्मतोष, वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके। उसके लिए शिक्षा प्रणाली है, समाज है, क्योंकि समाज ही प्राथमिक पाठशाला है, वहाँ से बहुत कुछ सीखते हो। मीना जी आपको बहुत कुछ सिखाती है, जो आपको पाठ्यक्रम दिए जाते हैं, पर शिक्षा ने यथार्थ हमारे जो सरोकार हैं, जो हमारी वांछाएं हैं, आकांक्षाएं, विशेष हैं, डिजायर्स हैं, उन पे आप देख सकते हैं कि खरी नहीं उतर रही है। तकरीबन हर साल अगर असर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की रिपोर्ट आती है जो ऑल इंडिया की, तो उसमें 1,60,00,000 विद्यार्थी प्रतिवर्ष 12वीं की परीक्षा पास करके और फिर उच्चतर शिक्षा में जाते हैं। 20 लाख का तो पता ही नहीं रहता कि वो उच्च शिक्षा में गए या नहीं गए। 1,40,00,000 में से भी जो जॉब मिलता है वो लगभग 10 से 20 लाख सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां मिला के लगभग 10 से 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया हमारी अर्थव्यवस्था कराता है। नतीजतन हर साल तकरीबन 1,20,00,000 से 30 लाख नवयुवक नवयुवतियां कुंठित होते हैं, रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का जो सपना शिक्षा से हम लेते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। कारण स्पष्ट है, शिक्षा प्रणाली है वो मूलतः पब्लिक सेक्टर की जॉब की डिमांड को दृष्टिगत रख के बनाई गई थी। ब्रिटिशर्स ने इजाद की थी। उनका लक्ष्य ये था कि भाई आप कारकुनान, क्लरिकल ऑर्डर के, धीरे धीरे सिविल सर्विसेज में भी भारतीयों को अवसर मिलने लगा। तो उनका कलेवर ही कुछ इस तरह का एक सार्वजनिक जो सेवा है, पब्लिक सेक्टर की सेवा है, उसके लिए आपको पढ़े लिखे नवयुवक और नवयुवतियां मिले।
प्राइवेट सेक्टर जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, शिक्षा में हमने कोई बुनियादी आमूलचूल परिवर्तन, मीना जी माफ करना, मेरी दृष्टि में नहीं किया। हम वो पढ़ाते हैं जिससे रोजगार नहीं मिलता, जिससे रोजगार मिल सकता वो हम पढ़ाते नहीं। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बनती है। और मोटे तौर से चूंकि शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि सभी पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो हमारी सबकी वांछा आकांक्षा, सबकी विश और डिजायर होती है कि हम IAS बने या PCS सर्विस में सेलेक्ट हों, या फिर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इवन फोर्थ ग्रेड तक जब कोई वैकेंसी निकलती है। तो रेलवे में कोई फोर्थ ग्रेड की सर्विसेज निकली थी, तो उसमें आप सोच सकते हैं 25 लाख, रीट का एग्जाम होता है तो 25-30 लाख। तो ये भयावह स्थिति को दर्शित करता है कि कितनी फ्राइटनिंग सिचुएशन है, कितनी डरावनी स्थिति है कि बेरोजगारी का ये आलम है कि एक नौकरी निकलती है, आप PCS की नौकरी निकलती है तो 5 से 7 लाख लोग बैठते हैं, IAS की निकलती है तो 5 से 7 लाख लोग बैठते हैं। और कुल मिला के ओरिएंटेशन जो शिक्षा का है, तो नेचुरली पब्लिक सेक्टर के जॉब सीमित है। मान लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था में 2% ही पब्लिक सेक्टर की जॉब है, 98% तो प्राइवेट सेक्टर में। उसकी ओर हमारी शिक्षा प्रणाली का कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है। हम कभी नहीं पढ़ाते कैसे अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, कैसे अच्छे मैन्युफैक्चरर बने, कैसे अच्छे आप सोशल वर्कर बने, NGO वर्कर बने, कैसे आप हेल्थ सर्विसेज के लिए एक्सीलेंस, उत्कर्ष लाने वाली चीजें करें, कैसे आप जितने भी वेरियस सेक्टर है, एग्रीकल्चर में भी जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज है वो भी इस तरह की एग्रीकल्चर की जानकारी देते हैं कि उसको कृषि का कुछ पता नहीं होता। एक बहुत रोचक वाकया है, मेरे एक भांजे ने BSc एग्रीकल्चर करके और ये कहा कि मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो मामा जी मुझे इंटरव्यू की टिप्स दे दो। तो मैंने कहा आपको पूछेंगे प्रायोगिक तौर पे कृषि की कितनी जानकारी है, तो वैसे भी कृषि वर्ग के थे, जैसे किसान वर्ग का आदमी तो कृषि के वैसे ही सामान्य जानकारी रखता है। तो मैंने उनसे 1-2 सवाल पूछा कि मैंने आपसे जैसे ये पूछ सकते हैं कि 1 बीघा में चना कितना डालते हैं बीजाई में, गेहूं कितना डालते हैं, तो उसने अंदाजे से ठीक बताया। जब मैंने सरसों का नाम लिया तो उसने कहा 10 किलो, बाजरे का नाम लिया तब भी 10 किलो। तो मैंने कहा भैया अगर ये जवाब दोगे तो आप फेल हो जाओगे, सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। मैंने कहा ये तो 1 किलो से भी कम डलता है बीजाई, गेहूं और चना मोटा दाना होता है, ज्यादा डलता है। तो मैंने आपको बीजाई का ही नहीं पता 1 बीघा में, मैंने आपने क्या BSc एग्रीकल्चर की, यद्यपि वो सेलेक्ट हो गए, विनोद कुमार जी अभी है एग्रीकल्चर में। तो इस तरह का ज्ञान जो यथार्थ से परे वो आपको सिविल सेवा में नहीं लेके जा सकते। अब सवाल ये कि आप सभी सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली इसके लिए तो मीना जी विचार करें। एक शिक्षा प्रणाली केवल पब्लिक सेक्टर जॉब के लिए ही आपको इक्विप करनी, कोई कौशल और हुनर ऐसा जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकें। चाहे नारे कितने ही दे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो स्टेट के सारे पॉलिटिकल ऑर्डर है वो आपको यही कहता है कि युवक आत्म देने वाले बने। आप सब बनना चाहते हैं, लेकिन बने कैसे ये भी तो कोई बताए। व्हाट इज दैट गुड मेथोडोलॉजी, आप कैसे दूसरों को रोजगार देने। आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, आज के ही न्यूज़पेपर में खबर है कि MSME के 50% से ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वो बंद हो गए। आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, यूनिकॉर्न, एक ये मीडिया में हाइप बनाया था, जॉब को लेके भी, कॉर्पोरेट को लेके भी, पब्लिक सेक्टर के भी। जैसे जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपकी या तो उच्चतर परीक्षाओं में प्रतियोगिता आप अटेंड करते हो उसका कोचिंग देते हैं, या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देते हैं, या शैक्षणिक कैलेंडर में आप कहाँ एडमिशन लेते हैं, इंजीनियरिंग में लेते हैं, मेडिकल उसकी देते हैं, वो भी 10-5 लोगों की फोटो छाप देते हैं, लगातार आती रहती हैं। कोई उनसे छोटा मोटा भी टिप ले ले, पाका ये क्वेरी भी कर ले तो उनके यहाँ मोबाइल पे नाम दर्ज होता है। सब इतने सिलेक्शन बताते हैं जितनी तो पोस्ट ही नहीं होती, एक संस्थान पोस्ट नहीं है। तो ये सब बाजार के खेल। अब सवाल ये कि हमारा कुल मिला के तो मकसद ये कि हम सेवा में कैसे, सेवा में आने के लिए मैं अगर आपसे कहूं पढ़ना सबसे आसान काम है, तो आप मन ही मन में कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, पढ़ना आसान काम कैसे, आपको तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये बात सच है कि पढ़ना मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे आसान काम। आप लेट के पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो, पेड़ के नीचे पढ़ सकते हो, कक्ष में पढ़ सकते हो, छत पे पढ़ सकते हो, चौबारे में पढ़ सकते हो, अटारी में पढ़ सकते हो, कैसी भी स्थिति में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो।
पढ़े ऐसे जैसे कि आप मनोरंजन कर रहे हैं, और मनोरंजन आप ऐसे करें जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। अगर ये गुण सूत्र आप पकड़ लेते हो तो मैं समझता हूं कि आप जो भी वांछित, आपने दृढ़ निश्चय जो भी कर रखा है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरा ये कि आज का युग बहुत अद्भुत युग है। ऐसा युग मैं समझता हूं पहले कभी नहीं था, आगे आने वाला समय में मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, जहां एक से एक बेहतर होता जा हमेशा। आज बात करते हैं कि भाई पुरातन समय में ये था, अच्छा था, ये अच्छा था, राम राज्य की संकल्पना है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी काल आज जिस काल में आप जी रहे हो उससे बेहतर नहीं था। आज सारी चीजें सिमट के आपकी उंगली के नीचे आ गई। आप कुछ भी चीज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था आप वो दीपो भव। आज हर आदमी अपना दीपक स्वयं बन सकता है। कोर्सेरा डाउनलोड कर लीजिए, आप रॉकेट उड़ाने तक की टेक्नोलॉजी ले लेंगे। आपने कई पिक्चरों में देखा बम बनाने की, उन्होंने पिक्चर देख के सीख ली। तो आप जो भी डांस सीखना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज योगा सीखना चाहते हैं, आप कुछ भी एंटरप्रेन्योर, कोई ऐसा विषय नहीं है। आप इवन सौंदर्य शास्त्र सीखना चाहते हैं, आप जो कुछ भी सीखना चाहते, फैशन डिजाइनिंग, आपके उंगली के नीचे। अब अगर आप अपनी जैसे जी को दे दें तो उससे मैं बता सकता हूं, प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आप क्या बनेंगे, आपकी क्या वांछा और आकांक्षा है। 15 दिन की हिस्ट्री में आप क्या क्या सर्च करते हैं। अगर आप फोकस्ड हैं, किसी मिशन को लेके चलते हैं, तो आपको अनवरत एक अनुशासन फॉलो करना चाहता। अभी चौधरी जी ने कविता में कहा था कि मैं ऐसा जहान में चाहता हूँ, मेरी विश ये है जिसमें कोई अनुशासन नहीं हो, टाइम टेबल नहीं हो। तो ये कविता में तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा कर मत लेना। सिविल सेवा में अगर जाना चाहते हो तो आपको कड़ा अनुशासन मानना चाहिए, और विद्यार्थी जीवन से मानना चाहिए। इसी कक्ष में हम जब पढ़ते थे तो पहले से पढ़ के आते थे, और कई, जैसे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हिस्ट्री में जो हमें खारकी साहब हिस्ट्री पढ़ाते थे इसी कक्ष में, तो मेरे से हाथ जोड़ लेते तो बोले यार आप तो महामहिम पहले ही पढ़े लिखाए, आप यार बाहर बिराजो ना, कैंटीन में जाओ, वहाँ गर्म समोसे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि उनको लगता था कि मैं पढ़ाने नहीं दूंगा, ऐसे सवाल पूछूंगा मतलब जो जिन पे थोड़ा सा रिसर्च की जरूरत है। तो कार्की साहब मुझे हमेशा कहते थे कि यार आप कहाँ से पढ़ के आते हो। मैंने साहब मैंने 5-6 किताबें पढ़ रखी हैं हिस्ट्री में। तो अब जब आप पढ़ लेते हो किसी विषय को तो आप में अन्वेषण क्षमता, एनालिटिकल नैरेटिव आपका ठीक हो जाता है। आप चीजों को वैलिडेट कर सकते हो, आप उसका रेपुटेशन कर सकते हो, उसका मंडन कर सकते हो, उसका खंडन कर सकते हो, उसमें नई डायमेंशंस जोड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें अनुशासन से संबंधित। अगर आप टाइम कीपिंग करेंगे, अनुशासन बनाएंगे, और मनोरंजन भी आप पढ़ाई के दृष्टिगत करेंगे। जैसे कि मैं एक बार मिसेज जसबीर जैन में एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से, यहाँ भी था इंग्लिश लिटरेचर। तो वहाँ मैं वैसे मेमोरी में ठीक था, तो मेरी को बहुत तीक्ष्ण मेमोरी थी। तो एक बार मिसेज जसबीर जैन हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गई, तो उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ाती थी हमें। तो पढ़ाते पढ़ाते विलियम वर्ड्सवर्थ की उन्होंने 4 लाइन रिसाइट करके कहा कि एनीबडी कैन रिसाइट 4 मोर लाइन्स। तो प्रिल्यूड पढ़ा रही, तो प्रिल्यूड बहुत लंबी पोएम है, उसमें तकरीबन होंगे 800 स्टैंजा। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, तो उन्होंने सुनाओ। तो जैसी मेरी अंग्रेजी थी, एक्सेंट तो जैसा था, क्योंकि मैंने 8वीं तक अंग्रेजी पढ़ी नहीं थी। हमारे सिस्टम में 6ठी से इंग्लिश शुरू होती थी। आज की तो आप प्राइमर से ही पढ़ने लग जाते हो, तब 8वीं 6ठी में शुरू होती थी। 7वीं 6ठी और 7वीं में कोई इंग्लिश टीचर नहीं था, तो 8वीं में ABCD सीखी थी। तो मैंने बोल के, और जब उनको पूरा विलियम वर्ड्सवर्थ की 45 मिनट तक मैंने तकरीबन 400 लाइन सुना दी, तो वो बस खा के गिर गई इसी तस्वीर में। You are very brilliant। मैंने कहा मैम आई एम नॉट। और हाउ कम? मैंने कहा मैम मैंने ये सब रटा है। हाउ डिड यू डू इट? मैंने कहा आई सिंपली क्रैम्ड इट। तो बोले मैं क्रैम क्यों किया? मैंने कहा आप रोज चैलेंज करती थी, कोई हाथ नहीं उठाता था, मुझे लगा मैडम को मैं भी दिखाना चाहिए, मैं भी याद कर सकता हूँ। तो बोले नहीं यू आर वेरी ब्रिलियंट। मैंने कहा मैडम मुझे कभी भी अंग्रेजी में सपने नहीं, इसलिए मेरी अंग्रेजी की बुनियाद कमजोर है। तो आप पढ़े ऐसे कि आपको पढ़ाई के सपने आए, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप जो पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन सपनों में होना चाहिए। तो
तो ये फ्यू टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पढ़ाई को मनोरंजन समझें, उससे आप पढ़ के उठे तो आप ये नहीं बोर हो गए, आपको एनोई हो गई, आप ऐसे उठे जैसे कई बार ऐसा होता था, लॉ लग जाती है। जब आप कर का मन का डार के मन का फेर, जब मन का फेरने लगते हो तो आपकी लॉ लग जाती है और विषय आपके सामने अपनी सारी परत दर परत खुलता जाता है और आप उसकी गहराई में जाते जाते और वो आदोपांत हमेशा शुरू से आखिर रस, बिगिनिंग टू एंड आपका वो विषय हो जाता है और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। जिस कविता को आपने लिखा है, खुद कवि अपनी कविताएं याद नहीं रखते। हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे 400 कविताएं याद है। उनसे कहो अमुक कविता सुना दो, जीवन की आपाधापी में उनके पुत्र हैं, वो भी एक ही स्टैंजा सुनाते हैं, मैं उसका कोई सा भी स्टैंजा आपको सुना सकता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरी कविता भी सुना सकता हूँ, लंबी कविता है वो। चूंकि आप उसमें आत्मसात होके हित चित मन बुद्धि वाणी से अगर किसी भी चीज का पारायण करते हो, अध्ययन करते हो, तो वो विषय परत दर परत आपके खुल जाता है और वो आपको हृदयंगम हो जाता है। आप उसको लर्न कर लेते हो, आपके हाफजे में, आपकी मेमोरी में वो स्थायी रूप से रहने लगता है। तो दूसरा ये कि आप कई लोग कहते हैं साहब मेरे याद नहीं होता। याद इसलिए नहीं होता कि आपका चित्त कहीं और है। आप डिवाइडेड अटेंशन से पढ़ते हैं तो विषय आपको दुरू मालूम पड़ता है, मुश्किल मालूम पड़ता है। जैसे मुझसे मैथमेटिक्स पढ़वाओ या फिजिक्स पढ़ाओ तो मैं उबासियां लेने लगता हूं क्योंकि मेरे रुचि नहीं है उसमें। अगर उससे मेरा मनोरंजन होता है तो मुझे याद भी हो जाता है और उससे मेरी एनर्जी बढ़ती है। तो आप पढ़ें ऐसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़े। फिर कुछ चीजें हैं कि वे कब से शुरू करें। कई लोग मेरे से पूछते हैं साहब प्रतियोगी परीक्षा में जैसे आप जितना अर्ली इज बेटर। आप अगर स्कूलिंग ले रहे हैं तो स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। आप या राजस्थान कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ जो लाइब्रेरी थी पढ़ने के पश्चात राजस्थान कॉलेज में, वैसे आज ही मैंने इतने छात्रों की संख्या देखी, हमारी क्लास में तो 8-10 ही आते हैं। मुझे पता नहीं, बाकी मीना जी डॉक्टर मीना जी बता सकती है, स्टूडेंट कम आते थे। एडमिशन लेके फिर पता ही नहीं लगता था कि इतने थे। वैसे रिकॉर्ड एकेडमिक अच्छे, उस समय मेरा भी एडमिशन हुआ था तो 63-64% पे हुआ था। मतलब एडमिशन राजस्थान कॉलेज में, आज तो खैर फीसद के हिसाब से बहुत ज्यादा मैंने सुना, महारानी कॉलेज में, राजस्थान कॉलेज में अब तो 90% है। लेकिन तब का 60-66% बहुत बड़ी बात होती थी। फर्स्ट डिवीजन सिर्फ एक लाइन में आते थे, फर्स्ट डिवीजन जिसके 60% से ज्यादा होते थे। आज मैं समझता हूँ 60% जो लगभग एवरेज स्टूडेंट है उसके भी 70-80 तो आते ही हैं। 90% थोड़े जो एवरेज से वो है उनके आते हैं, तो बहुत ब्रिलियंट है तो उनके 95-100 तक आने लगे। तो अच्छी बात है, प्रिसीजन आ रहा है। लोग ज्यादा बुद्धिमान थे, आज के आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं, हमेशा मैं ये मानता हूँ। और आगे आने, मैं कह रहा था पहले वक्तव्य में कहा था राम राज्य हो चाहे कृष्ण युग हो, उनमें जीवन बहुत कठिन था। वहां पे सब थे। आपके ट्रांसपोर्टेशन पे भी आज सबके पास मोबिलिटी है, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। कार तो कोई देखने में दुर्लभ थी, हवाई जहाज तो शायद आपने उल्लेख सुना होगा कि ये अभी हमारे पास था। जब हम अपनी वैनिटी और अपने संस्कृति की खूबियां बताते हैं, कल्चर की, तो हम कहते हैं कि पुष्पक विमान, बोले इसका रामायण में जिक्र है, उस समय था, फिर विलुप्त क्यों हो गया? तो ये सोचने की बात है। तो जब आप पढ़ते हैं, जिस समय पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, किसी भी डिसिप्लिन में कर रहे हैं, तो उसको ऐसे पढ़ें कि वो आपके आगे सारे मानसिक कलेवर को बढ़ाए। आप 3 सब्जेक्ट होते हैं, 2 होते हैं, या जो भी पीजी कर रहा है या जो भी उसमें एक्सीलेंस लेता है, उसको ऐसे पढ़ें कि ये मेरे हृदयंगम होके इसको मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जब मैं राजस्थान कॉलेज में पढ़ता था तो मैं यहाँ क्लास के पश्चात लाइब्रेरी में बैठता था और लाइब्रेरी में लक्ष्य बना रखा था कि मैं सारी संपूर्ण लाइब्रेरी खत्म कर दूंगा। स्कॉलर जिप्सी, एक एसटी कॉलेज की कविता थी, उससे प्रेरित होकर वो स्कॉलर जिप्सी है ना, वो बिल्कुल विक्षिप्त सा रहने लगा और पढ़ने का उसको इतना शौक था। उसने नेक्रोमेंसी सीखी, फिलॉसफी सीखी, ट्रिग्नोमेट्री सीखी, एंथ्रोपोलॉजी सीखी। तो मैं सोचता था कि स्कॉलर जिप्सी की तरह मुझे भी ये सारी विधाएं सीखनी। तो मैंने जैसे थियोलॉजी से शुरू किया, तो उस समय यहाँ गांधी साहित्य के और वेदों के खंड उपलब्ध थे, मुझे पता नहीं, जो हिंदी भाषा में, संस्कृत और हिंदी में थे। तो उसके 96 खंड मैंने पढ़े। मैं कह सकता हूँ मैं चतुर्वेदी, मैंने 4 वेद पढ़े, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी,
जितना भी जो उपलब्ध साहित्य था, थियोलॉजी पे वो मैंने पढ़ा, फिर थियोलॉजी से गांधी साहित्य पे मेरी रुचि जगी, उसके गांधी वाङ्मय के सारे खंड पढ़े, तो वो पढ़ाई मुझे आगे काम आई। जब मैंने राजस्थान सिविल सर्विसेज में मैं सिलेक्ट हुआ तो मैंने 2 चांस लिए। फर्स्ट चांस में मेरे एक सब्जेक्ट में 200 में से 24 मार्क्स आ, फिर भी मैं सिलेक्ट हुआ। मेरी 125वीं पोजीशन थी, मुझे कमर्शियल टैक्सेज सर्विसेज मिली और दूसरे चांस में मैंने टॉप किया और बिना किसी पढ़े। मैंने कहा मैं बहुत पढ़ लिया। एमए तक इतना पढ़ता था कि बिल्कुल सिर पे उस तरह फिरवा के रखता था, खादी के कपड़े पहनता था, पैरों कभी कभी खड़ाऊ पहनता था, तो मेरे को टोक देते तो बोले यार इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में आप क्या खटखट करके आते हो, आर यू एसेटिक? मेरे को पीएन वर्मा बोलते थे, प्रोफेसर थे, बोला आर यू एसेटिक? मैंने आई हैव टू डिटरमाइन वेदर आई एम एसेटिक और नॉट, बट आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय स्कॉलरशिप। तो लर्निंग का अगर आपको इंटॉक्सिकेशन, अगर आप सीखने की क्षमता रखते हैं तो फिर आप खुद ही ढूंढ लेंगे। आज का तो जहान इतना अच्छा है कि आप जो सीखना चाहते हैं, आप फिलॉसफी सीखना चाहते हैं, थियोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप लिटरेचर सीखना चाहते हैं, आप ज्योग्राफी सीखना चाहते हैं, हिस्ट्री सीखना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारी दुनिया ऑनलाइन है। सारे दुनिया के एक से एक विद्वान हैं, मूल आविष्कार करता है, नोबेल लॉरिएट हैं, डॉक्टर मीना जी हैं, जितने भी जो भी आदमी जिन्होंने अचीव किया है वो सब ऑनलाइन है। और उन्होंने जो ऑनलाइन होता है तो वो इनवेरिएबली जो जिसमें भी थोड़ा भी लर्निंग और जानकारी और ज्ञान होता है वो अपना श्रेष्ठतम ही आपको सोसाइटी को सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है और उसकी सिनोप्सिस देता है। सिनोप्सिस उनकी टेड कास्ट है, पॉडकास्ट है, ये ऐसे एवेन्यूज हैं जिनमें हर विषय में मूल लेखक आपको टेड टॉक के माध्यम से वो अपने, जैसे युवाल नोआ हरारी का नाम कितने लोगों ने सुना? आपसे सबने सुना, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जैसे 2-3 किताब लिखी, जैसे होमो सेपियन लिखी, फिर होमो ड्यूस लिखी, फिर एक और अभी लेटेस्ट चौथी तो वो लिख रहे हैं, तीसरी वो लिखी 21st लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। अब उसकी टेड टॉक सुन लो। अगर आपके पास किताब नहीं सुनने की, पढ़ने की फुर्सत है तो उसको युवाल नोआ हरारी आपके पास है, आप स्क्रॉल करोगे, डालोगे तो युवाल नोआ हरारी आ जाएगा। उसकी 10 आपको टेड टॉक मिलेंगी, पॉडकास्ट मिलेंगी, तो उनमें खुद ही अपने विषय किताब को लेके भी चर्चा होती है, वो सब मिलता है। उससे आपको परिदृश्य पता चलता है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ एटलीस्ट 2 किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक तो रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और दूसरी आपको युवाल नोआ हरारी की 21st लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। आईएएस के एस्पिरेंट को मैं बताता हूँ, अगर आपको और कुछ भी नहीं आए तो इसके 21 चैप्टर इसने लिखे हैं, एजुकेशन पे भी लिखे हैं, रिलीजन पे भी लिखे हैं, पॉलिटिक्स पे भी लिखे हैं, डेमोक्रेसी पे भी लिखे हैं। इसमें से लिखा ना आप, अगर आपके समझ में आ जाए तो, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप ये मान के चलिए, टेक्नोलॉजी पे भी लिखा है, वो 21 चैप्टर लिखे हैं, उनमें से आप किसी भी आईएएस के क्वेश्चन में कुछ भी लिख आओ, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। विश्लेषण उनका है, लेकिन अगर विश्लेषण को आप मेक बिलीव ढंग से, अगर विश्वसनीय ढंग से आप हृदयंगम कर लेते हैं, आप उसको लर्न कर लेते हैं, तो वो आपका अपना हो जाता है। वो अगर आप लिख के आएंगे किसी भी विषय पे, जो विषय उन्होंने टच किए हैं, और ऐसा कोई विषय नहीं है 21st लेसन में फॉर 21st सेंचुरी जो उन्होंने टच नहीं किया है, तो उन पे आप जो भी लिख के आएंगे वो आपका एक्सीलेंस को शो करेगा, ये दिखाएगा कि इसका एनालिटिकल नैरेटिव बहुत अच्छा है। ये मैं आईएएस के लिए कह रहा हूँ। आरएस में तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस की जो तैयारी है वो किसी भी सिविल सेवा के लिए पूर्व पीठिका की तरह, क्योंकि इसमें फैक्चुअल जानकारी होती है और फैक्ट के बिना आप विश्लेषण नहीं कर सकते। आप जब, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी नहीं है, तो आप किसी भी लेख को, जो अच्छे जितने भी ऐसे राइटिस्ट होते हैं या जितने भी कॉलम राइटर होते हैं, वो जो लिखते हैं वो उसको आप एप्रिसिएशन करने के लिए आपको पूर्व पीठिका चाहिए। वो आपको उसके पारिभाषिक शब्द नहीं बताएंगे, वो मान के चलते कि ये सब आपको आता है। तो अगर आप ये सब करके चलेंगे, आप अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अच्छे से करेंगे, यहाँ कंसेप्चुअल है, तो आप सिविल सर्विसेज का जो पहला एस्पेक्ट है पीसीएस, उसके लिए तो आप अभी से तैयार हो जाएंगे।
जैसे मैंने ग्रेजुएशन करते ही, पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही, जब दूसरे चांस में मेरा फर्स्ट टॉप किया तो मेरे से पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ाई की थी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। पहले चांस में मैंने जरूर अपने को थोड़ा क्यू कर लिया था, ठीक से अपने को कि भाई क्या क्या रेंज में है, स्कोप देख लिया था, सिलेबस देख लिया था, उसके हिसाब से पढ़ लिया था। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्या पढ़ना है उससे ज्यादा क्या नहीं पढ़ना है भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका प्रेस्क्राइब होता है। आप उससे इतर अगर जानकारी रोल आउट करके आएंगे तो यू मे बी पनिश्ड। सारे एग्जाम में लिखा सब सीमा आती है, तो आप जो भी विषय लिखें, जो भी सब्जेक्ट की हैंडलिंग करें, जिस भी टॉपिक की हैंडलिंग करें, वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसीजन इज द की नोट। अब कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर देने गया था तो बोल सर आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो कहा कि जितनी लाइन आती है ना वो सारी भर के आनी चाहिए। मैंने कहा पता नहीं, आपको जो पढ़ाते हैं या तो आप उनकी मान लो या आरपीएससी जो लिखती है उसकी मान लो। उसमें लिख रखा है आरपीएससी ने कि अधिकतम 15 शब्दों में उत्तर दे, तो आप 16 शब्द का गुंजाइश क्या है। तो एक ने मेरे को कहा, क्वेरी दी कि सर मेरे मार्क्स कम आए। मैंने कहा बेटा बताओ कम क्यों आए। बोले मेरे साथ कोई गड़बड़ हुई। मैंने आजकल तो फेल हो गए थे वो, तो मैंने आजकल तो कॉपी निकलती, कॉपी मंगवा लो। तो उन्होंने कॉपी मंगवा ली, कॉपी लेके मेरे पास आए, पेपर देखा मैंने। तो पहला क्वेश्चन था कि भाई ये प्रस्थान त्रयी, तो उन्होंने अंदाजे से रामायण महाभारत गीता लिख दिया, तो उसने उनको आधा नंबर दे दिया। मैंने कि आधा नंबर आपको नहीं मिलना चाहिए। बोल क्यों? मैंने आपको पता नहीं प्रस्थान त्रयी क्या है, मैं होता तो 0 देता। तो आप तो कह रहे कम दिए, मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा दे दिया आधा मार्क्स, मैं ये और काटता आपका। फिर आगे एक क्वेश्चन था कि भाई ये अकल्चुएशन को डिफाइन करें। तो पहले तो उन्होंने मतलब होशियार था विद्यार्थी, पहले लिखा उन्होंने संस्कृति की परिभाषा लिखी कि संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र वह कुछ है जो उसके शिक्षा में आचार व्यवहार समव्यवहार में प्रकट होता है। मैंने बिल्कुल सुना। ये 15 शब्द हो गए, 15 शब्द का क्वेश्चन था। दूसरे में लिखा उन्होंने अकल्चरेशन, जब निम्न जातीय और वर्ग के समूह उच्च जातीय वर्ग के समूह के आचार व्यवहार समव्यवहार को अनुकरण करते हैं, उदात्तीकरण करते हैं। ये भी सही है। तीसरा विसंस्कृतिकरण भी लिख दिया। तो मैं होता तो इसमें भी आपको 0 देता, इसने तो 2 में से 1 दे दिया, बहुत ज्यादा। मैंने इसने पढ़ा क्यों? 15 शब्दों के बाद इसको तो आंसर देखने के 15 शब्द के ही पैसे मिल रहे हैं, पारिश्रमिक मिल रहा, 15 शब्द का ही मिल रहा है डॉक्टर मीना जी को। ये 16वां शब्द क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप वो भी जो लिटर उसमें करके आएंगे, गार्बेज डाल के आएंगे, वो सब पढ़ेगा। किसको इतनी फुर्सत है? क्यों चौधरी है? अगर ऐसा होगा तो आप ये मान के चले प्रिसीजन इज द की। अगर आपसे पूछा वेद कितने हैं तो आप सिर्फ एक शब्द में लिखिए 4। आपके 2 में से 2 नंबर देने से कोई रोक दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आप कभी भी कॉपी निकलवा लेना, आप 4 ही लिखिए। 15 शब्द किस लिए लिखने? आप उत्तर एक शब्द में आ गए। तो आपको प्रिसीजन कब आता है? जब आप बहुत क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होते हो अपने विषय। क्योंकि हम दाएं बाएं का उत्तर भेड़ते हैं। बोले यार यहाँ की टांग इधर का ईंट इधर का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। बोला आता तो नहीं। बोल मैं लिख आया, मेरे एक और कजिन थे, वो बाहर आते ही डराते थे। बोले मैं टॉप, फिर लो टॉप। ऐसा क्या लिखा है भाई? बोले नहीं वो पूरा भर के आया। तो मेरी एक कजिन और थी, वो भी साथ में एग्जाम देती थी, आपको CTU है। उनका ये गजराज तो हमेशा टॉप ही बताता है। मैंने ये हमेशा फेल भी तो होता है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ चेंज किया? हमेशा फेल होता है ये। क्योंकि इसको लगता है कि जो उत्तर भरा हो तो ठीक होता है। तो प्रिसीजन आता है आपके ज्यादा पढ़ने से। विश्लेषण क्षमता आती है, आप विषय पे 2-3 किताबें पढ़ लेते हो। हिस्ट्री पे जैसे टाई नबी ने भी लिखी है, हिस्ट्री पे रोमिला थापर ने भी लिखी है, या जॉन की ने भी लिखी है, विमल चंद्र पांडे ने भी लिखी है, और भी बहुत सारी BN लूनिया ने भी लिखी है। आप जितनी पढ़ ले तो उसमें आपको फिर वही ग्राफ्स करती है आपकी नजर, आपकी हॉक्स आई हो जाती है कि इसमें डिफरेंस क्या है। हिस्ट्री है ही कंटिन्यूम और चेंज के बारे में कि क्या तो कंटिन्यूअस चल रहा है सोसाइटी में, क्या चेंज हो गया, किस एरा में क्या कंटिन्यू है, क्या चेंज है। ये अगर आपने पता कर लिया तो हिस्ट्री आ जाएगी। अगर आपने हिस्ट्री ठीक से आ गई तो आपको पॉलिटी आ गई, राज व्यवस्था आ गई। अगर आपको राज व्यवस्था आ गई तो आपको ब्यूरोक्रेसी का पता लग जाएगा कि औकात क्या है?
ब्यूरोक्रेसी पे आपने टॉपिक रखा है तो मैं अब उस पर भी आऊँ। तो ये मैंने कि मैं ये आपको संक्षिप्त सूत्रों में 2-3 बातें कही कि आप पढ़ें तो इतनी तन्मयता से पढ़ें, हित चित मन बुद्धिवाणी से, जैसे आप मनोरंजन का, जैसे कि आप एनिमल पिक्चर देख या सैम बहादुर देख या कोई संगीत सुन, उससे आपकी एनर्जी डबल हो जाए। चौधरी जी की तरह लगेगा कि जैसे आप कविता लिख रहे हो या पढ़ रहे हो। उत्तर में प्रिसीशन रखें। हमेशा दिक्कत क्या होती है कि एग्जाम एक वार की तरह 6-7 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो पहले प्रिलिमिनरी राउंड फैक्चुअल होता है, पीसीएस का एग्जाम मोस्टली फैक्चुअल होता है, उसमें एनालिटिकल नैरेटिव की जरूरत नहीं। तो आपको फैक्ट प्रीकर्सर्स होता है, एनालिसिस कब कर सकते हैं आप, विश्लेषण कब कर सकते हैं, जब आप फैक्ट में बहुत कन्वर्सेंट हैं। जैसे अखबार पढ़ने की लोग सलाह देते हैं कि अखबार पढ़ो और एडिटोरियल पेज पढ़ो, आपको क्या क्या भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपने इकोनॉमी का कुछ नहीं जानते तो आप पी चिदम्बरम जैसे इकोनॉमी पे लिखते हैं, संडे को आता है इंडियन एक्सप्रेस में पी चिदम्बरम का, वो जानते हैं इकोनॉमी के बारे में। या और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो डालते हैं, जैसे एक वो दाढ़ी सी रखता है, मैं शक्ल से पहचानता हूँ, एक जैसे गुलाटी है वो एग्रीकल्चर पे लिखता है, तो उनके लेख पढ़ने में आनंद सा आ जाता है। उस रोज नाश्ता नहीं करता कि इसका लेख आए, मुझे कोई एग्जाम थोड़ी देना है, फिर भी मैं 8 अखबार पढ़ता हूं फिर दुनिया में क्या हो रहा है। प्रताप नारायण मिश्र जी की एक लेख होती थी कि उन्होंने लिखा था कि जे पढ़ते ते भी मर्तव्यम और जे ना पढ़ते ते भी मर्तव्यम, दंत किटाकिट क्यों करतव्यम। क्यों कटकटा के याद करते हो, पर इट इज बेटर टू डाई एन अवेयर पर्सन। उससे आपको खुद को एक जिंग फीलिंग आता है। आप अगर कोई चीज जानते हो और क्लासिफाइड जानते हो, सोशल मीडिया डाइसी है, मैं इस पे भी आऊंगा, इनको सावधानी से 4 चीजों को यूज करना चाहिए। पर पहले मैं मूल टॉपिक दिया उस पर संक्षिप्त में 2-5 शब्द कहूंगा कि जैसे चैलेंजेस ब्यूरोक्रेसी के क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ब्यूरोक्रेसी में आओ। चैलेंजेस ब्यूरोक्रेसी में हमेशा हरदम इस बात का रहता है कि आप मशीन के पुर्जे हैं, आप मशीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा, तू मशीन नहीं। मेरुदंड है स्थायी ब्यूरोक्रेसी, लेकिन उसको मैंडेट चेंज का नहीं है। आप सर्विस में आ गए तो आप किसी का भाग्योदय नहीं कर सकते, आप नीति नहीं बना सकते, नीति नियामक नहीं हो, आप डेटा समंक इकट्ठा करते हो और जो नीति, नियम, कार्यक्रम, प्रोजेक्ट, पॉलिसी, उपनियम, एक्ट, उनके प्रावधानों को उसके लक्षित समूह यानी उसका जो टारगेट ग्रुप है और जो वंचित समूह, वन हु हैज बीन डिवाइडेड ऑफ दैट, उस तक पहुंचाने का आपका कार्य। तो आप मशीन के एक पुर्जे हो, मशीन नहीं हो। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जो निर्णय लेने की, इनिशिएशन करने की, पॉलिसी बनाने की, प्लान बनाने की, प्रोजेक्ट बनाने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, क्षमता है, वो सरकार के पास है। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक वो अल्टीमेटली आपके पास में है, क्योंकि आप सरकार को चुनते हो, रिप्रेजेंटेटिव ढंग से आप एमपी बनाते हो, एमएलए बनाते हो, आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो कानून बनाएंगे। ये अलग बात है कि वो बनाते नहीं है। कानून तो कॉलोनियल ही चल रहे हैं। अभी शिक्षा प्रणाली में मैंने कहा कि किसी भी विषय पे देख लीजिए, मोटे तौर से आज भी 1860 ही चल रहा है। अब थोड़ा बहुत अगर उसमें करते हैं तो पुरानी शराब को नई बोतल में प्रोसेस करके दे देते हैं, पर प्रावधान वही। मूल सोच जो इंडियन नजर से, जो इंडियन थॉट के हिसाब से, इंडियन सर्कमस्टेंसेज और इंडियन की भारत की जो भूभाग है, इसका लॉट है, आज भी जैसे 65%, 70%, हालांकि अर्बनाइजेशन की वजह से कुछ चेंज आया है डेमोग्राफिक फिगर्स में, लेकिन अभी भी मोटे तौर से भारत किसान वर्ग और किसानी का देश है, जिसमें अभी भी 60-65% लोग किसानी पे निर्भर हैं। और किसानी तो मानसून के भरोसे है, उसमें हमें ये नहीं पता। अभी आज ही इंडियन एक्सप्रेस में है कि लहसुन है, उसकी 350 रुपये प्राइस होगी पर किलो। मुझे पता नहीं, आप में कोई किसान हो तो बता सकता, लेकिन उसमें आर्टिकल। और ये इसलिए हुआ है कि जो मानसून लेट हो गया तो बुआई लेट हुई, और अभी 2 सीजन में होता है। खरीफ सीजन का लहसुन देर से आया। मैंने पढ़ा हुआ आर्टिकल, आप पढ़ लेना जाके डाउनलोड करके देख लेना। और जो दूसरा रबी में होता है तो उसकी क्रॉप आती है जनवरी के बाद।
तो इंटरमीडिएट गैप है उसमें नहीं हुआ। अब ये बात सरकार को सोचनी चाहिए, कभी प्याज 100 रुपए किलो बिकती है, कभी 2 रुपए भी नहीं बिकती, कभी लहसुन खेतों में ही जलाना पड़ता है, टमाटर खेतों में ही छोड़ना पड़ता है। तो ये सब क्यों है? जिसपे आपका 65% जनसंख्या निर्भर है और जो जीडीपी में बहुत कम कर रहा है, अब तो 13-14% कृषि से जीडीपी में जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसका अंशदान है, पर फिर भी 14% भी सब्सटेंशियल होता। सर्विस सेक्टर का आगे बढ़ के 25 के आसपास है। तो जो स्थिति है उसमें अभी भी, लेकिन 65% लोग अभी भी उसमें एम्प्लॉयड हैं। प्रकट बेरोजगारी भी है, प्रचंड बेरोजगारी भी है, संसाधनों की महंगा होने के भी है, मॉनसून के भी इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः जीवन निर्वहन का साधन अभी भी कृषि है। और उस पे इतने कृषि विश्वविद्यालय बना लिए, कितने कृषि स्नातक हैं, कितने रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, लेकिन कोई कभी भी ये करके नहीं लाता कि भाई ये एग्रीकल्चर के हॉट जोन है, इसमें ये क्रॉप पैटर्न होना चाहिए, इन्हीं को सब्सिडाइज कीजिए, इन्हीं को प्रमोट कीजिए। कुछ नहीं, सब एडोकिज्म से चल रहा है। जो ब्रिटिशर्स बना गए वही कानून है, मंडी कानून भी वही है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून बनाने का, विधायन का जो कार्य है और नीति निर्माण का कार्य है, वो हमारे पॉलिटिकल ऑर्डर के पास है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ब्यूरोक्रेसी के लिए, और नया भी और पुराना भी, यही है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल क्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिकल क्रेसी है, राजनीतिक जो समूह है वो चूंकि अथराइज होता है गवर्न करने के लिए, नीति बनाने के लिए, वो इसलिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करता है और अधिकारी के अधिकार परिभाषित होते हैं। अधिकारी तो अपने परिभाषित अधिकारों के तहत काम करता है। अगर मैं रेवेन्यू अफसर हूं तो लैंड से रिलेटेड काम करूंगा। मैं आपको अगर वो हूं तो मैं आपको लैंड रेवेन्यू अफसर के बताओ, आपको वन भूमि में लकड़ी काटने की परमिशन नहीं दे सकता। मेरा जुरिसडिक्शन सीमित है, तो मेरे अधिकार डिफाइंड है, परिभाषित। डेफिनेशन में एक कानून है, एक एक्ट है, उसके प्रावधान के तहत आपको विभिन्न पदांशांक, अलग अलग पोस्ट मिलती है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अनुभव मिलता है, चाहे आप किसी भी कैडर में हो। तो उसके एक दायरा होता है, एक फॉर्म होती है, एक आकार होता है, एक कानून विधान है, उसके तहत आपको काम करना होता है। तो कभी भी बहुत ही जो साहसी है या बहुत ही इनोवेटिव प्रैक्टिस का आदमी है, नवाचार करना चाहता है, तो उसके लिए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। आपके अभिनव प्रयोगों के लिए ये प्रयोगशाला नहीं है, वो तो आपको परिभाषित अधिकारों के तहत ही काम करना पड़ेगा। उसी सीगे में, उसी इश्यू पे, अगर उसी टॉपिक पे आप कोई नवाचार कर दो जो जन मत के लिए अधिक उपयोगी हो, अधिक कारगर हो, अधिक यूटिलिटी वाला हो, तो वो आपका मान्यता प्राप्त कर सकता है। बाकी तो पुरानी शराब को नई बोतल में पैक कर करके देते रहते हैं और अपना अपना जो पॉलिटिकल क्लाउड होता है उसके नजदीक कुछ ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं, वो योग्य माने जाते हैं। बाकी जब जो भी मान्यता प्राप्त संस्थानों से, यूपीएससी से आए या पीएससी से आए या अभी सेवा चयन आयोगों से आए, जो भी चयनित होके आते हैं, उनकी मोटे तौर से क्षमताएं हैं, जहनी क्षमताएं, उनकी मतलब दिमागी क्षमताएं हैं, वो तो सबकी समान सी होती है। और ये आप देख के ही लेते हो, उनका मेडिकल मुआयना भी कराते हुए इसकी कोई भौतिक लिमिटेशन नहीं हो। तो पर अवसर मिलने की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रथम चैलेंज तो इंटरेक्शन विद पॉलिटिकल क्रेसी है। पॉलिटिकल क्रेसी चूंकि जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करती है, आप आकार में बंधे हुए होते हो, तो कई बार जो आप वो एडोकिज्म से चलाना चाहते हैं, तदर्थवाद से, कि उसका कानून नहीं, और वे कहेंगे कि इनको ये दे दो। आप ये कहोगे जी ये तो आप बीपीएल की डेफिनेशन में आते ही नहीं, इनको कैसे दे दो? तो कहेंगे नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं, आप करके लाओ इसको। तो फिर आप लग जाते हो क्योंकि आपको पोस्टिंग चाहिए। टी.आर.एस. सुब्रमण्यम ने किताब लिखी, नेता लैंड एंड बाबूटा, हालांकि वो 6 साल कैबिनेट सेक्रेटरी रहे भारत सरकार के, लिखी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद। और उन्होंने कहा कोई भी आईएएस ऑफिसर है ना, कुछ भी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट नहीं करता सोसाइटी में अपने टाइम। उन्होंने कहा वी सिविल सर्वेंट कैरी अवे फार अवे लुक्स, वी डू नॉट लुक इनटू द आईज ऑफ द सब्जेक्ट, we are not interested in public services, we are interested in self-interest, and we just lick shoes of the political masters, and in their turn they will extort their price, they will get the desired deliverance। मतलब
हम जो सिविल सर्वेंट है उसने कहा नो सिविल सर्वेंट हैज रिटन इवन ए सिंगल डिसेंट नोट सिंस लास्ट 20 ईयर्स। किसी भी भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने या सचिव ने किसी भी पॉलिटिकल ऑर्डर से कभी भी कोई 20 साल में एक भी डिसेंट नोट नहीं लिखा कि मैं सहमत नहीं। तो अगर आप उनके पोस्टिंग के लिए, डिजायर्ड प्लेस के लिए, पोस्ट के लिए किसी पर्टिकुलर पोस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आपको नेताओं की जी हुजूरी करनी पड़ती है और वो अपनी प्राइस आपसे वसूलेंगे। अगर मैं आपको लेके आता हूँ एज पॉलिटिकल सुजरेंटी के मास्टर के बतौर, तो मैं अपनी कीमत वसूल करूंगा आपसे। आप मेरा कहा हुआ करोगे। मैं कहूंगा दिन को बोलो रात, तो कहोगे सर ये हाँ दिन रात जैसा है, कुछ बादल से अंधेरा सा है, वो रात के लक्षण सारे नजर आ रहे तो आप उसको जस्टिफाई करके लाओगे कि रात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज नई पीढ़ी, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंजेस इसमें आए। दूसरा फिर जन समूह का दबाव रहता है। जन समूह आपसे डिलीवरी मांगता है, वो चाहता है कि आप उसको फैसिलिटेट करें। फिर जितना जन समूह बढ़ा है तो समस्याएं बढ़ी है। पर ये बात तय है कि ब्यूरोक्रेसी में एक चीज आपको अगर आप पदार्पण कर पाते हैं, आप प्रवेश लेते हैं, इफ यू आर एंटर्ड इनटू एनी सर्विस, तो ये बात मान के चलिए कि समस्या है तो हम हैं। जिस रोज समस्या नहीं रहेगी हम भी नहीं रहेंगे। भाई समस्या के होने से ब्यूरोक्रेसी जस्टिफाई होती है ना। और बिस्मार्क ने कहा कि मनुष्य जो है, आप जो हिस्ट्री पढ़ी होगी, जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था बिस्मार्क ने, ऑस्ट्रिया का वाइस चांसलर थे। उन्होंने कहा मनुष्य हाथ में कलम लिए पशु के समान है। बुरा मत मानना, उनका अपना ओपिनियन मैं एग्री नहीं करता, लेकिन हाथ वो कलम अगर आप किसी ने खरीद ली, किसी की गुलामी में चला रहे हो, जब तो आप पशु के समान हो। नहीं तो आपके पास विवेक भी है। विवेक का इस्तेमाल करें, ऐसा इस्तेमाल करें कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। मैं अपने पूरे सेवा काल में बहुत सारे, जैसे कई लोग कहते हैं कि आप अपने सेवा संस्मरण लिख दो। मैंने कई लोग शर्मसार होंगे, मैंने कहा मैं भी शर्मसार होऊंगा, कई लोग भी शर्मसार होंगे। मैंने ऐसे ऐसे चीजें कह रखी हैं लोगों से, और डिसेंट में लिख भी रखी है और कह भी रखी है। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं लगेगा। मैंने कहा ये संस्करण मनोरंजक हो सकते हैं, मार्गदर्शी भी हो सकते हैं, लोगों को गाइडेंस भी मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह के, मैं तो क्या कि कन्वर्सेंट बहुत था। जिस आदमी ने सारी थियोलॉजी फिलॉसफी पीयूसी फर्स्ट ईयर में पढ़ ली हो, उसका फिर कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है और ज्ञान आपको कॉन्फिडेंस दे। मेरे 10 प्रकरण चलाए मिसयूज ऑफ पावर का। मेरे से एक ने कहा कि ये, बोला आपने लाइसेंस कैसे दे दिया? मैंने, मुझे लाइसेंस की पावर है इसलिए दे दिया। बोला आपने जांच नहीं करा दी। मैंने कहा जिसमें मैं कन्विंस हूँ, कहाँ लिखा है इसमें कानून में जांच का? तो उसने एक सर्कुलर निकाल के दिया 1997 का, कि बोले व्यापारिक उदारीकरण के चलते व्यापारियों को, मैं डीएस होता जयपुर में, तो व्यापारिक लाइसेंस लेने में दिक्कत होती है और वो उसकी जांच के नाम पर अटकाए जाते हैं, इसलिए उसको लाइसेंस अविलंब 7 दिन में दे दिया जाए और आवश्यक समझा जाए तो बाद में जांच करा ली जाए। मैंने, ये तो आपके उल्टा बोल रहा है, ये सर्कुलर की लैंग्वेज तो बड़ी है, ये तो कह रहा दे दिया जाए। उसने कहा कि आदेश, मैंने पहले मैं इस आदेश के बारे में मुजामत कर दूं, इसकी अप्रिसिएशन करो। तो ये आदेश मैंने 1997 में, एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने फूड सेक्रेटरी, उन्होंने निकाला था। मैंने, ये कोई आदेश नहीं है, इसमें कोई रूटीन नहीं है। मैंने व्यापारिक लाइसेंस 1980 के आर्टिकल 3 के तहत आता है, तो उसमें कोई चेंज तो किया नहीं। एक ऐसे प्रशासनिक आदेश, तो बोले इसका क्या करें? मैंने इसकी मतलब कूड़ा जला दो इसको, मैंने किसी काम का ही नहीं। जब तक कानून में, तो कानून की रीति से नियम बनाओगे तो विधानसभा बना, सर्कुलर निकालोगे तो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आपको गिवन पावर उसी के तहत निकाल सकते हो। तो मैंने कहा कि मैंने जो आपको कहा कि आप मशीन के पुर्जे, मशीन नहीं, मतलब एक्ट बनाने की, कानून बनाने की, विधान बनाने की पावर आपको नहीं। आप कार्यकारी आदेश, जो जिसको सर्कुलर वगैरह आदेश है, नियम है, नियम नहीं, ये आप निकाल सकते हो। वो अगर आपको अधिकृत हो नियमों में या एक्ट में करने के लिए, हर एक की अपनी पावर डिफाइंड है, तो उसी के तहत आप काम करोगे। तो मैंने कहा ये बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें आपको काम करते हुए अगर आप अपने कानून और विधि में पारंगत हैं तो वो आपको दिक्कत नहीं होती।
बड़ा कांड एक जनमत का दबाव रहता। आजकल एक नया दबाव हुआ है प्रेस का, मीडिया का। 4 चीजें मैं लगे आप उनको भी कह दूं, मैं समझता हूँ काफी समय हो जाए, इनफैक्ट क्षमता इतनी नहीं होगी। तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 4 चीजें आपको हमेशा दिखाई। पहला, पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर कभी भी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, वो हमेशा अपने हित में होता है। वो अपनी सत्ता, उनके लिए सर्वोपरि सम्मम बोनम होता है। परम लक्ष्य, परम निश्रेयस अगर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी के लिए है तो सत्ता में आना है। और सत्ता में आने के लिए वो तदर्थवाद से, एडवोकेटिज्म से काम चलाते हैं। वो चाहते वो फैसिलिटेट हो जाए उनका पॉलिटिकल ऑर्डर, उनकी विचारधारा, उनके प्लान्स, पॉलिसी जो बनाते हैं, जो समझते हैं कि जनउपयोगी है। जनउपयोगी होने न होने का अधिकार उन्हीं को है, क्योंकि 5 साल में आप रिवैलिडेट करते हो या डिसमिस करते हो कि आपने ठीक नहीं किया, सरकारें बदलते हो। एज मतदाता, जो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में आपको अधिकार मिलेंगे। लेकिन कभी भी कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर है वो आपको ठीक आपके हित में नहीं होता, वो अपने हित में होता है। तो जब भी आप पॉलिटिकल ऑर्डर को इस्तेमाल करें एज ब्यूरोक्रेट और एज आम सिटीजन, तो इसको ध्यान में रखना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। उनका उद्देश्य क्या है, वो आपको, अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करना जानते तो वो आपको इस्तेमाल करते हैं। आपका भी दबाव समूह है, आप वोटर हो, आप जागरूक वोटर हो, उनको पता है कि ये 5 लोगों को और इम्पैक्ट कर सकते हैं पंकज जी, तो आप ये उस हिसाब से देखिए कि भाई आपकी अपनी क्षमताएं मोल भाव कीजिए। तो पॉलिटिकल ऑर्डर कभी भी आपके हित में नहीं होता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, वो अपने हित में होता है। अब आपको अपने हित परखने हैं, उनको अपने एतबार परखने हैं, दोनों में कोई साम्य बनता है तो आप सहयोगी बने। एक बार निवर्तमान मुख्यमंत्री और तत्समय उनकी पार्टी के जो मुखिया थे, उनके बीच ये हुआ था कि पहले मैं सबऑर्डिनेट था, अब मैं कोलैबोरेटर हूं। तो आप उनके कोलैबोरेटर बने, सबऑर्डिनेट नहीं बने। अगर आप नेतृत्व में, आप पढ़े लिखे हैं, राजस्थान कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय बड़ा गौरवान्वित विश्वविद्यालय, इसी कक्ष से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरे साथ डी.बी. गुप्ता साहब भी पढ़ते थे और वो चीफ सेक्रेटरी बने। अच्छे विद्यार्थी थे, तो मैं थोड़ा उद्दंड था तब भी, अब उतना नहीं हूँ। तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने नहीं देता था चिंगन साहब को और निगम साहब को। तो मेरे से कहते थे यार तुम तो कैफेटेरिया में बैठे अच्छे लगते हो, तो ये पढ़ाने तो यार हमको तो कम आता है। बाद में उन्होंने एल.एन. गुप्ता साहब ने तो काफी IAS में आ गए। जब वो मेरे साथ दोबारा मेरे बॉस बन के आए तो मैंने उनसे कहा सर आपको ध्यान हो क्लास की बातें? बोले यार मुझे जरूर याद नहीं है। सर ठीक यही है कि आपको भूलना चाहिए संस्मरण। तो इशू ये है कि राजस्थान कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रतिभाएं निकली है, पर प्रतिभाओं के तराशने में मीना जी का अंशदान कम है। खुद की लगन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगन लगानी पड़ेगी। आप, और आज का युग ऐसा है जिसमें आपके अंदर लगन है तो आपको पॉलिटिकल ऑर्डर भी बेवकूफ नहीं बना सकता। दूसरा जो चीज है, आपको व्यक्तित्व के विकास में और विनाश में, दोनों में भयंकर योगदान और भयंकर दिक्कत करता है, वो है मीडिया। मीडिया में आप प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल नया और ज्यादा प्रचलन में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे, इस जमी पे, सूरज से लेके धरती तक जो कुछ भी हो सकता है वो सब मिलता है। सब आपको प्रमाणिक भी मिलेगा, अप्रमाणिक भी मिलेगा। मैं जैसा कह रहा था कि जितने विद्वान है उतने ही मूर्ख, रूमर मॉन्गर, आभासिक चीजें देने वाले, वर्चुअल चीजें बताने वाले, आपको झूठ बोलने वाले, छल करने वाले, छदम करने वाले, आपके खाते से पैसे उड़ाने वाले, वो भी सब एक्टिव है, वो भी सब ऑनलाइन है। अब अगर आपको तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना आता तो तकनीक आपका इस्तेमाल करती है। तो तकनीक में आप वो सार्थक चीजें जो आपके रिलेटिव हों, आपके लिए कारगर हों, वो चीजें करेंगे तो मैं समझता हूँ तकनीक आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में योगदान दे सकती है। ये नया
अध्याय अभी जुड़ा है, ये नया चैप्टर है। तो ये नए दौर के नए ख्वाब है, नए मौसमों के गुलाब है। इनको जब चुने तो ये देखें कि इसमें कांटे भी हैं गुलाब के आसपास, वो आपके नहीं चुभे, क्योंकि उनकी चुभन होती है तो आप बहक जाते हैं। और जो सोशल मीडिया है जो आपके लिए ज्ञानवर्धक भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि इससे दूर रहें, दूर नहीं रहें। मैंने कहा कि आप अपने 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की मीना जी को या मुझे किसी को भी चैट हिस्ट्री दिखा दें, मैं आपके बारे में प्रिडिक्शन करूँगा कि आप जीवन में क्या क्या कर पाएंगे और क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी वांछा आकांक्षा है। और आप खुद से ये सवाल कर लेना, खुद ही इसको सर्व करके देख लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो सोशल मीडिया भी मैं समझता हूँ आपके लिए ब्यूरोक्रेसी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि एक डॉक्टर है वो पहले से पढ़ के आता है गूगल और वो कहता है सर मेरे को तो ये दवा दे दो। तो मैं डॉक्टर मेरे कई बार कहते थे, मैं हेल्थ में था, बोले यार बड़ा डिफिकल्ट जमाना आ गया। वो भाई पहले से पढ़ के आता, बोल साहब वो दवाई लिख दो। मैंने कहा भाई तू खुद ही लिया था, मेरे पास किस लिए आया? बोलते वो पर्चे के बिना देते नहीं है। अगर किसी का, क्योंकि सब लोग आज पढ़ लेते, गूगल पढ़ के आते हैं सारी चीजों पे अपनी प्रमाणिक गैर प्रमाणिक जानकारी। हेल्थ के तो मैं समझता हूँ जितने मरीज नहीं है उससे ज्यादा हेल्थ की एडवाइसेज चल रही हैं, सब तरह की चल रही हैं। आप रिलीजन पे ले लो, आप मोद पे ले लो, अंधविश्वास पे ले लो, आप कैसे भाग्योदय करें, संबंध कैसे देखें, एक से एक तिलकधारी पंडित आ रहे हैं आपको बताते हैं क्या आपको जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। और आप बड़े वसूख से फरेब खाते हो और उनको सुनते रहते हो, आप मनोरंजन समझते हो, वो गार्बेज आप में उल्टा जा रहा है। सैकड़ों टन झूठ आपके अंदर रोज उंडेला जा रहा है, रोज। और आप उस झूठ को अपना सच समझ के ऐसे यूज करते हो कि जैसे ये आपका कॉपीराइट हो। आप उस पर बहस करते हो, मोबाइल से करते हो, आपको ये नहीं पता कि ये प्रमाणिक नहीं है, गैर प्रमाण। और अब तो चैट जीपीटी, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के चलते बार्ड है, बिंगो है, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं जो सारा जितना भी लर्निंग है, ज्ञान है जो प्रिंटेड है वो कंज्यूम कर लेंगे। तो आप AI इन्फ्यूज जो भी चैटबॉट्स आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा जानकारी है। वो अब ये भी हो गया कि आपको पहले जैसे हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम थी तो आप जैसे गूगल करते थे तो वो आपको 100 चीजें बता देते थे माइग्रेन के, आप उसमें से छांट लो। अब वो पिन पॉइंटेड क्वेरीज भी आपकी रिप्लाई करेगा चैट जीपीटी। तो ये सारी आपको एडवांटेज भी है, लेकिन अगर आपको इनको इस्तेमाल नहीं करना आता, चाहे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का आदमी हो, चाहे कॉमनर हो, सिटीजन हो, विद्यार्थी हो, गुरुजन हो, उनको सबको ये चीजें तकलीफ भी दे सकती है और उनका फायदा भी कर सकती है। तो दूसरा फैक्टर है कि जो आपका है तकनीक, और ये मैंने कहा कि प्रिंट मीडिया और ये सोशल मीडिया ये आपको इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप बाजार में अगर है और सोशल मीडिया के जरिए है तो आपको अनावश्यक खरीदारी कर देता है। तीसरी चीज, चौथी चीज जो उसको मैं कहना चाहता हूँ, बाजार और तकनीक ही है जो आपके व्यक्तित्व के विकास में और विनाश में दोनों तरह से साधक या बाधक हो सकती है। तो अगर आप बाजार को इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अनावश्यक खरीदारी से बचते हैं, स्वे अवे नहीं होते, आप अपना टाइम एंड रिसोर्सेज बताते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो बाजार आपको इस्तेमाल करता है, वो आपको कमोडिटी की तरह बेच देता है। बाजार वो होता है जो गंजे को कंगी बेच देता है, वो बाजार की खसूसियत है। आप एक बार दुकान पे चले गए, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो चाहे आप ऑफलाइन करते हो, आप बाजार में घुस गए तो उसके चक्रव्यूह के किले से निकलना बहुत मुश्किल है, वो आपको कहीं ना कहीं उलझा ही लेता है। तो एक ये चीज आप अपनी सावधानी बरतें और आगे बढ़ें। और तकनीक तो मैंने कहा, ये तकनीक अगर आप ये नहीं सोचें कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपकी रुचि अभिरुचि जिस तरह की आप क्वेरी आप देते हैं तो उसी हिसाब की आपको 100 से ज्यादा आप किसी मनोरंजन में दीजिए, आप ज्योग्राफी पे क्वेरी कीजिए, आप किसी भी चीज पे क्वेरी कीजिए, आपको वैसे 100 चैप्टर खोलता जाता है। आप सारे दिन पढ़ते रहिए। अगर आपके लिए पाठ्यक्रम के उपयोगी है तो आप क्वेरी ऐसी डालिए कि जिससे आप ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में आ सकें, आपका भविष्य स्वर्णिम बन सके, आप उज्जवल हो सके, आप आगे बढ़ सकें। तो वो सब मैं समझता हूँ कि ये चुनौतियाँ हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए। जैसे चुनौतियों में 1-2 एस्पेक्ट और कहना चाहूँगा। एक तो अंतर संबंध पॉलिटिकल क्राइसिस है, आपके अधिकार और उनका आकांक्षाएं दोनों में अंतराल रहता है। दूसरा आपके सोशल मीडिया का प्रेशर है। तीसरा एजेंसियां, हमको उनसे वफा की है उम्मीद,
जो नहीं जानते वो आता क्या है। मैंने कहा कि मेरे 10 पद के दुरुपयोग के मामले दर्ज मैंने खंडित किया। मैंने कहा तुम एसीबी वाले या पुलिस को जैसे एक्ट का तो पता, लेकिन उनके प्रायोगिक आस्पेक्ट नहीं पता होते, तो पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज कर लेते हैं। और मीडिया उसमें आग में घी का काम करता है, वो आपके बोल दागदार अधिकारी पद का दुरुपयोग किया, अरे किया क्या, पट्टे के लिए एंटाइटल्ड आदमी था, इसको पट्टा दे दिया। बहुत सारे प्रकरण 10 मेरे हुए, मैं उनका जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली इनका दबाव रहता है, जितनी भी एजेंसियां हैं, जो विजिलेंस एजेंसियां हैं, उसमें लोग अधिकारों को दायित्व नहीं समझते। शक्ति और अधिकार ये एक ऐसी चीज है, अधिकार होता है किसी को आप पॉजिटिव ढंग से प्रभावित करने की जो क्षमता है, दिस इज कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल इन पॉजिटिव मैनर इज शक्ति। अगर उसका दुरुपयोग करते तो फिर नुइसेंस है। तो एक पुलिस अधिकारी आईपीएस अधिकारी में और दाऊद इब्राहिम की पावर में क्या फर्क है? दोनों सेम काम करते हैं, न्याय दिलाते हैं, पर वो किनको दिलाता है? इंटरेस्टेड को दिलाता है, मसल बल से दिलाता है। पुलिस अधिकारी एक प्राधिकृत मॉडल के तहत काम करता है, उनकी तुलना में हो सकता है वो सीमित दिलाता हो। दाऊद इब्राहिम है वो नुइसेंस है, वो पावर नहीं है, वो दुरुपयोग है, क्योंकि वो अधिकृत नहीं है। दूसरा फिर वो मुंह देख के टीके करता है, वो सार्वजनीन नहीं है ना। जैसे कानून की खास बात क्या होती है, कानून एक तो हमेशा सार्वजनीन होता है, जो सर्व स्वीकृत मानदंड होते हैं उनके आधार पे कानून बनता है, उनके हिसाब से कोडिफाई होता है, और ये माना जाता है कि ये अधिकांश लोगों के हित में है, इसीलिए वो कानून बनता है। उसमें अन्याय की, शोषण की कम गुंजाइश होती है, इसलिए कानून बनाए जाते हैं, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, उसमें एक रूपता रहे। तो ये जो पावर और नुइसेंस का जो खेल है वो सदियों ब्यूरोक्रेसी में चलता रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से पुलिस ऑफिसर चिढ़ते हैं, विभागों में समन्वय है वो बहुत लचर और कमजोर होता है। बेसिक बुनियाद ये मान के चलते हैं कि हर आदमी ब्यूरोक्रेसी में कामचोर है। एक बार मैं रिटायरमेंट फंक्शन में संभाषण कर रहा था, तो मैंने कहा कि आगे आने वाला समय है ना, बहुत चुनौती भरा है, क्योंकि जिस तरह से सरकारें, हमारी जो सेवा प्रदाता की भूमिका है, जैसी हम सर्विस डिलीवर करते हैं उससे लोग भी खुश नहीं है, सरकार भी खुश नहीं होती। तो प्राइवेटाइजेशन इज द की हो रहा है, तुम इसको अपोज करते हो, प्राइवेटाइज मत करो। मैंने कहा चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये कौन सा सूत्र है? मैंने अगर आप चाहते हो सरकार प्राइवेटाइजेशन नहीं करे तो आपको स्किलफुली डिलीवर करना चाहिए। सर्विस डिलीवरी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि 100 में से आप तो कहते तो मेरी आज 30 क्वेरी होगी, अब कल आना, फिर कल आप छुट्टी पे चले गए। एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाने में आदमी को 15 चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर नतीजतन वो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर आप डिलीवरी नहीं देते हो तो फिर सरकार चाहेगी कि हम एक बिल एवज कोई कॉन्ट्रेक्चुअल प्रावधान के तहत हम सेवाएं ले लें और उसके हिसाब से रोड बना लें। पीडब्ल्यूडी के भरोसे तो ये रोड बनते नहीं। तो आप देखिए बीओटी पे सारी चीजें, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सारे प्राइवेट डेवलपर्स कर रहे हैं ना पीपीपी मॉडल पे। तो वो इसलिए है कि भाई सरकार में जो कार्य क्षमता है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की वो सीमित होती है, और वो ये मानते हैं जब किसी सिस्टम में और गधे और घोड़ों को दोनों को समान तवज्जो मिलती है तो इसमें ऑब्वियसली गधों को फायदा होता है। तो जो करते हैं उनको भी वही वो मिलता है, क्योंकि एंट्री या एग्जिट है नहीं। तो सेवा काल में जो एंट्री होने और एग्जिट नहीं होने का जो प्रावधान है वो बहुत भारी दिक्कत करता है, क्योंकि सर्विस में आप 311 भी लगता है, संविधान में एक धारा है, आपने संविधान पढ़ा होगा, तो वो उसमें जो एंटर कर गया वो सस्पेंड हो जाएगा, एपीओ हो जाएगा, लेकिन उसको सर्विस से निकालना मुश्किल। और निकाल भी दिया तो कोर्ट पड़े, उनकी शरण में जाओ, कोर्टम शरणम गच्छामि, वहां से वापस आ जाते हो आप। युवान नोआ हरारी को पढ़ेंगे तो उसने कहा कि ये दिन लद गए जब आप दादा खरीदा पोता बरता उस पर करते थे काम। अब आगे आने वाले समय में सर्विस डिलीवरी भी कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप होगी, एक निश्चित समय के लिए आपको सेवाएं मिलेंगी प्रोजेक्ट बेस्ड, और आपको स्किल अपग्रेड नहीं करोगे तो आप रिडंडेंट हो जाओगे, फिर उसी पोजीशन के लिए दोबारा आवेदन मांगे जाएंगे। जो आपसे बेहतर सर्विस डिलीवर कर पाएंगे उनको रख लेंगे। तो ये सारी चीजें प्रासंगिक है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जब आप उत्तरदायित्व ब्यूरोक्रेसी में ठीक से नहीं निभाते हो तो फिर आपका रिप्लेसमेंट ढूंढा जाता है। ट्रांसफर और आपको एपीओ करना ये तो बहुत छोटी सजा है।
डिसमिसल कितना होता है, एक आध होता है तो बड़ा भारी दिक्कत हो जाती है। जुडिशरी में कभी कभार होता है, डिसमिसल होता नहीं, होता है तो कोर्ट से वापस आ जाता है। तो एक ये मैं समझता हूँ कि जो सेफ्टी नेटवर्क है जो ब्यूरोक्रेसी में मिला हुआ, इसकी वजह से आकर्षण भी अधिक है सरकारी सेवाओं का। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप नॉन परफॉर्मर हो, आपको 1 महीने का नोटिस देके बोल चलो अब बताना। यहाँ ये है कि आप एंट्री एग्जिट का दरवाजा ही बंद कर रखा है मीना जी ने, फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँ ये स्ट्रेंथ और ब्यूरोक्रेसी में जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत बड़ा दबाव है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो अनंत रूप से द्रौपदी के चीर की तरह जन आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। उनके हिसाब से आपके पास अमला कम है, आपके सबॉर्डिनेट क्योंकि आपके नियंत्रणाधीन, तो कंट्रोलिंग आप जरूर हो, लेकिन चूंकि उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर की पावर आपके हाथ में नहीं होती, वो आपको बहुत भारी दिक्कत करती है। वो आपका कहना नहीं मानता, बोल कौन कलेक्टर, बोलिए क्या तेल बेचता है, इसके जैसे कई कलेक्टर आ गए। फिर स्थायी भाव है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है, परमानेंसी है, ये उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है इस सिस्टम की। तो जब आप इस सेवा में आ जाओगे तब मैं समझता हूँ इस पर हम और अधिक बात करेंगे। जब सेलेक्ट हो जाओ तब मुझे बुलाना, तब उसकी मैं आपको रियल चैलेंजेस बताऊंगा। अभी तो आप सेलेक्ट हो, मेरी ऐसी वांछा और आकांक्षा है। Insightful and thought-provoking words we have just witnessed now. Thank you so much, sir, for enlightening our knowledge with your valuable words. Now, moving towards the most beautiful segment of this event, the Q&A session. I request students to please raise their hands one by one to ask questions to Mr. Jagruk Singh, sir. Any questions from the audience? Yes. सर मेरा नाम महावीर है और मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अधिकतर बच्चे 12th होते ही कोचिंग में चले जाते हैं। आईएएस की तैयारी हो गई, चाहे आरपीएस किसी भी कर लो, 12th होते ही या 12th के साथ में कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सर मतलब कि कोचिंग किस टाइम करनी चाहिए, ऑनलाइन सही रहेगी या ऑफलाइन, और क्या ये सही है कि 12th बाद कोचिंग स्टार्ट करनी? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात, आप बैठ जाइए। पहली बात तो यह है कि मेरा ये मानना है कि भाई आप पढ़े इस तरह से आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोचिंग वालों ने बाजार सजा रखा है। और आज मतलब जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं या किसी उच्चतर शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए हर आदमी कोचिंग जा रहा है, लेकिन कोचिंग में आप क्या पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उनकी जो डिलीवरी की क्षमता हो बिना जी वो अच्छी हो सकती है, लेकिन वो आधा तीतर आधा बते टाइप लोग पढ़ाते हैं और सब उनमें से ये कहते हैं मैं सिविल सर्विसेज में 1 नंबर से रह गया। तो 1 नंबर का क्या मतलब है, या तो आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो। और कहीं ना कहीं आधी हकीकत आधा फसाना के रूप में वो पढ़ाते हैं और उस फसाने में आप फंस जाते हैं। आप उनकी रेट देखोगे तो जो कोचिंग नहीं जाएंगे, मैंने जीवन में कभी कोई कोचिंग नहीं की कभी, और मैं इसके कोचिंग के पक्ष में नहीं हूँ। आप लेना हो तो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन श्रेयस करें। आपका दूसरा नंबर का सवाल है, क्योंकि मैं एक प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोचिंग के वो पढ़ रहा था, मतलब वो वीडियो सुन रहा था, तो उसने इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते श्रीलंका की समस्या पे पहुंच गया। ये कबल हमने करवाया था। अरे भाई उसका क्या लेना देना है आपका श्रीलंका की, आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप तमिल समस्या पे पहुंच गए। उसका या तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की होती, और उसने तकरीबन 25 मिनट उस पर बोला। उनको धारा प्रवाह बोलते हैं, डिलीवरी अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप जब निर्णय जब कर पाते हैं जब आपको विषय की जानकारी, अगर आपको विषय की जानकारी नहीं हो तो वो एक सामूहिक सम्मोहन उसका रहता है। बहुत फ्लो में बोला, बहुत धारा प्रवाह बोला, बड़ बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं है। ऑनलाइन में जैसे उसी संस्थान के उसी प्राध्यापक का जो वीडियो आया तो ऑनलाइन आया, तो मैंने उसको वेट कर लिया, जज कर लिया, और मैंने उनसे कहा ये क्या पढ़वाते हो बच्चे, सारी दुनिया भर की सोवेनियर आप लेके पेट भर के देशभक्ति के गाड़ियां बोलते हो, ये पंखा आपका नहीं, ये ट्यूबलाइट आपकी नहीं, ये माइक आपका नहीं, ये फोन आपका नहीं, क्या है आप वैनिटी, आप पूरे सोवेनियर क्या दे रखा आप, पेट भर के गालियां दो। आप ये बताइए, और ये सुख दुख और संघर्ष मानवता के सबके समान होते हैं। सारी दुनिया में मनुष्य की समस्याएं समान है, जो सुख को बढ़ाए वो अच्छा है, जो दुख को कम करे वो अच्छा, और जो संघर्षों को आसान कराए वो अच्छा। अब ये पहचानने की क्षमता आपको होनी चाहिए।
कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको फायदा दे रहा है तो आप कर लो, नहीं तो ऑनलाइन मैं तो उत्तर दे चुका हूँ, ज़्यादा बेटर। और राइटिंग स्किल भी आप खुद लिख के देख लो अपनी, और उत्तर मिला के देख लो कि आपको जैसे ही पढ़ते हो ना तो आपको उत्तर अपने आप पॉपअप हो जाता है आपके दिमाग में, ये उत्तर है, सूझ जाता है आपको इसको ये लिखना चाहिए। उसका अभ्यास कर लो तो प्रिसीजन आ जाता है, क्योंकि राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट है, लिखने से आदमी बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है। सर मेरा ये मानना है कि हमें हमारे समाज को किसी भी पद पे हो तो हमें हमारे समाज को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हम आगे चल के भविष्य में होंगे उसके पीछे हमारा समाज हम बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि हमें सही और गलत का अनुभव जिस चीज़ से होता है वो हमारा समाज। तो सर हम जब देखते हैं कि सही जो होता है तो उससे हम बहुत कुछ सीखे, आने वाले भविष्य में हमारा अच्छा समाज बन सकता है। पर जब सर हम देखते हैं कि समाज में कुछ गलत हो रहा है उसको हम सुधारने की भावना से लेकर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं कि नहीं समाज में हम इतना ज्वाइन करते हैं। और सर जैसा कि आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ मशीन नॉट अ मशीन, सर आपने मशीन का पार्ट कहा। और सर सेकंड चीज़ आपने कहा कि एक पॉलिटिकल दबाव तो होता ही है और एक हम ऊर्जा की तरह होते हैं और हमारा अधिकार क्षेत्र सीमित है। तो ऐसे में सर जो हम अपनी इच्छा है आकांक्षा भावना लेके जाते हैं और समाज में सुधार की तो वो उनको पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करने का। जैसे कि आपने कहा है कि हम एक सीमित क्षेत्र होता है और एक दबाव भी बना रहता है, ऊपर से एजेंसियाँ दबाव डालती है, मीडिया दबाव डालती है, और हम इस भावना से करते हैं कि हमने समाज में हमको बहुत कुछ दिया। एक वर्ग ऐसा भी होता है जो समाज को सुधरने नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर समाज सुधर गया जाता है तो वर्ग की समाज की जरूरत कभी पड़ेगी। तो सर ऐसे में ब्यूरोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट टू प्रोग्रेस इन सोसाइटी। ये क्वेश्चन क्रिया होती है वहाँ प्रतिक्रिया, बैठ जाएगा, क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट करूँ तो समाज सुधार यानी सोशल रिफॉर्म किसी भी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के आदमी का दायित्व नहीं है। समाज में सुधार, पहली बात तो बिगाड़ क्या है ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वन मैन्स हेवन इज अनदर मैन्स हेल, कभी भी चीज़ों की सर्व स्वीकृत परिभाषा नहीं होती। कभी भी उचित अनुचित, न्याय अन्याय, सद असद, सही गलत, इसका कोई अत्यंतिक पैमाना नहीं होता। ये सब सापेक्ष चीजें हैं। कल जो चीज समाज में स्वीकृत थी आज बहिष्कृत है। बहुत सारी ऐसा है, या जैसे स्त्रियों के अधिकारों के प्रति है, या कमजोर तबकों को आगे बढ़ाना है। वो इतना ही है कि जो आपको मिला है, जो दायरा मिला है, उसमें आप जो एंटाइटल्ड लोग हैं, जो वास्तव में हकदार हैं, मिकदार हैं, उन तक आप सेवाएं लेके जाते हो और वंचित समूह को लाभान्वित करते हो, तो आपको एक सुखानुभूति होती है कि मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ। वैलिडेशन और सिस्टम भी आपको ठीक से वैलिडेट करता है। अगर आप ईमानदारी से करते हो, सत्यनिष्ठा से करते हो, कर्तव्यपरायणता से करते हो, तो सिस्टम भी आपको ऐसा नहीं है देर सवेर रिकॉग्नाइज करता है। अगर आपने पहले कदम पे ठोकर खा के छोड़ दी तो फिर आप भी धारा के विपरीत जो बहते हो, या आप भी आकंठ उसी में डूब गए जो सरिता में सब गोते लगा रहे। तो सवाल ये कि जब आप काम करोगे तो प्रतिक्रियावादी ताकतें भी आएगी। जब आप बजरी माफिया को रोकने की करोगे तो बजरी माफिया आप पे ट्रैक्टर भी चढ़ाएगा। तो ये संघर्षण तो अनवरत है। मतलब आदमी किसी भी फील्ड में चले जाओ, और सेवा की भावना से, मतलब हम सभी सेवा करना चाहते हैं। सेवा क्या है कि जो आदमी अपना अंशदान योगदान देना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर है वो भी सेवा कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर है वो भी सेवा कर रहा है, मार्केट में सेल्समैन है वो भी सर्विस कर रहा है। जो आज आपको इंटरनेट की इंटरफेस लेके बैठा वो भी सेवा कर रहा है, पुस्तक विक्रेता भी सेवा कर रहा है। तो दरअसल में ये है तो सब सेवा ही, और उनको अपना लाभ के सिद्धांत पे करते हैं, आप सेवा के सिद्धांत पे करते हो। फर्क इतना है क्योंकि आपको पे कर दिया जाता है, एक निश्चित पे के बिल एवज आप अपनी सर्विसेज देते हो। और ये चूंकि एक पैमाना है कि पीसीएस में आरपीएससी या यूपीएससी पीसीएस जो बोर्ड है और सोर्स सर्विस कमीशन वगैरह, ये आपका सिलेक्शन करते तो एक पैमाना बना दिया जाता है कि एक निश्चित आईक्यू का, इस कैलिबर का आदमी इतने फेजेज में हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये माना जाता है कि उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है, उसकी जहनी सलाहियतें वो इतनी होंगी, और वो समझता है कि फिर ट्रेनिंग भी एडमिनिस्टर कराते हैं, और फिर टाइम एंड ऑन अपग्रेडेशन भी स्किल का कराते हैं। आपको ट्रेनिंग में भी रिफ्रेशर कोर्स मिलते हैं। तो मकसद यही होता है कि आप अपनी सेवा को ठीक से रोल आउट कर पाए। पर समाज सुधार का काम अगर है तो फिर सोशल रिफॉर्मिस्ट बने
तो आप, मैं समझता हूँ कि इसकी तो विधाई अलग हुई, जैसे गोविंद मोहन रानाडे हुए या ज्योतिबा फूले हुए, वो किसी पद, और महात्मा गांधी जी हुए, ये किसी पद और पदोन्नति की मोहताज नहीं। पावर का जो प्रमाणिक स्रोत है, वो अथॉरिटी है, वो कानून से आती है। तो आप अथराइज होना चाहते हो करने के लिए सेवा में आके। और दूसरा बिजनेस व्यवसाय, वो भी अपने आप में पावर है, क्योंकि वो रिसोर्सेज जनरेट करके रोल आउट करते हैं। और कुछ जैसे सामाजिक जो पावर होती है, जो गांधी जी में थी, हजारों करोड़ों लोग उनकी बात सुनते थे, किसी पद पे भी नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जी ने भी जैसे आंदोलन चलाया, उनको भी बहुत लोग सुनते थे। आज भी ऐसे लोग जो मतलब सार्वजनिक काम करते हैं और जो मानते हैं कि समाज में इससे व्यापक परिवर्तन आएगा, और वो समाज के अधिकांश लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है, और कहीं ना कहीं किसी कुप्रथा पे कुठाराघात करते, तो वो समाज सेवा का काम होता है। पर समाज सेवा का कार्य अगर आप खुदा न खास्ता अगर होते हैं सिलेक्ट, तो वो मत करना, और कुछ भी करना। सर मेरा ये कहना है कि जैसे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, पर सर हम देख एज सिटीजन आता है, नहीं सर, अगर मैं एज ब्यूरोक्रेट तो आपकी आता है, आप खुद भ्रष्ट का आचरण नहीं करें बस, ऐसा वो तो आता है, पर जो भी और अपने सबऑर्डिनेट को नहीं करने। सर जो हमारे मतलब भ्रष्टाचार मतलब कोई भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में तो आते हैं, पर हम चाहकर भी उन अधिकार क्षेत्र में जो हमारे आ रहा है उसको कर नहीं पाते। जैसे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ अब करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे, तो हम देखेंगे कि इसकी जड़ें और 10 लोगों में नहीं थे, और वो 10 लोग सत्ता से जुड़े हुए। तो ऐसे में हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप जो ये कर रहे हैं वो गलत है, या मतलब हमारे ऊपर आरोप ठोक दिए जाते हैं कि आपने ये रिश्वत ली, रिश्वतखोरी, ऐसा कुछ होता है। तो क्या हम अपने अधिकार क्षेत्र में जो कार्य है उनको भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनको भी हम कर लेते हैं अगर संघर्ष करें? देखो क्या है कि आप भीरुता, वो अर्जुन वाली समस्या में डिलेमा में चले गए, किंकर तक विमूढ़ हो गए कि बोले यार देखो पूरा नेट मेरे खिलाफ हो जाए, तो बोले मैं त्याग देता हूँ, तो आप भीरुता को प्राप्त होगे। अगर आप प्रमाणिक संघर्ष करते हो और आप में वो है कैपेसिटी है, तो आप अपने सबऑर्डिनेट के भ्रष्टाचार पे भी अंकुश, पहले तो एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट। आप स्वयं मतलब आचरण की भ्रष्टता से उभरे, समय पे आए, बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर वो खाली रिश्वत नहीं खाने से नहीं होता। आप 2 बजे आ रहे, आके 1 आध घंटे में लांग टाट करके चले गए, बोले यार ये आता है 1 घंटे, तो आप फिर खुद संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे जितनी भी एंसिलरी फैसिलिटी है वो आपके बिलों पे आ रहे हैं 20-20, 25-25 हज़ार। एक बहुत रोचक, मैं कमर्शियल टैक्सेस में था, तो एक डिप्टी कमिश्नर थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो वो अपेरेंटली रिश्वत नहीं खाते थे। तो वो कहते थे कि बोला अरे यार तुम्हारे वहाँ पे ना वो पोछे बड़े अच्छे मिलते हैं, तौलिए बड़े अच्छे मिलते हैं। बोले ऐसा करना 500 तौलिए लिया। 500 तौलिए बड़का द्वारा उनको दे के आते थे, इंस्पेक्टर या जो भी ACT वगैरह थे वो दे के आते थे। तो बोले कितने पैसे हुए, तो वो मतलब उनसे जो उनको दिए जैसे टैक्स वैक्स काट के, और वो जान पूछ के आधे या चौथाई बिल वो दे देते थे। अब यार भले आदमी, तुझे नहीं पता मार्केट में 50 रुपए के मिल रहा है, तू 10 रुपए दे रहा है, 40 रुपए कहाँ गए? तो ये भी भ्रष्टाचार, अपेरेंटली पैसे नहीं खाते, वो चीजें मंगा लेते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार से युद्ध लड़ना ब्यूरोक्रेटिक सेटअप काम नहीं, उसके लिए विशेष विंग बना रखी है, उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। वो भी क्योंकि जो विभाग बना रखे वो सबसे अधिक करते हैं। तो ये एक कुल मिला के सेवा की अपनी एक त्रासदी है कि उसमें जिसको जो काम दिया जाता है वो अपना तो नहीं करता, और पर उपदेश कुशल बोलते हैं, वो दूसरों पे इंगित करता रहता है। लेकिन आप अगर सर्विसेज आपने ठीक से रोल आउट करते हो, ईमानदारी से करते हो, सत्यनिष्ठा से करते हो, तो आप अपने को खुद ही आत्मतोष, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं। आप भी पूछोगे? मतलब कोचिंग और आजकल पर्सनल मेंटरशिप का नेट चालू हुआ है, उन दोनों में से बेहतर कौन है? और दूसरी चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे कि आजकल भाई बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है, डायनेमिसिटी बढ़ रही है, तो हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो है स्टैटिक सब्जेक्ट्स मेजॉरिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे, तो उससे इन चीज़ों का लेना देना होता ही नहीं। देखो 2 चीजें आपने कही, फिर पर्सनल मेंटोरशिप में और कोचिंग में से अगर मेंटोर वर्सेटाइल है, जो आपको सारी चीज़ों का ठीक से सैद्धांतिक और प्रायोगिक
तो पहली बात, मेंटोर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। गौतम बुद्ध कई उनके पास गए, आलार कौलाम और जन दुनिया भर के मेंटोर उन्होंने ढूंढे, फिर उनका काम नहीं बना, फिर खुद ही अनुभूति उनकी जगी। ऐसे महावीर स्वामी का तो गुरु खोजना जरा कठिन है। तो मेंटोर अगर खोजोगे तो आपको होना चाहिए कि ऐसे ही कोई अक्की बक्की झक्की आपको मिल जाए और आप समझे कि ये मिल गया मेरे को, तो हो सकता है समय बड़ा प्रेशियस है, दिमाग की क्षमताएं सीमित होती हैं, तो उसमें अगर आप गैर जरूरी चीजें भर लोगे तो जरूरी चीजें अपने आप बहिष्कृत होगी। तो आपको पिन पॉइंटेड नजर मिले, इसीलिए लोग कोचिंग जाते हैं। जैसे अभी छात्र ने पूछा, तो आप उसमें ये ध्यान रखें कि जैसे मेंटोरशिप अगर आपको अच्छी मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, पर डिपेंड करता है कि समय बदल जाता है। कल जो प्रासंगिक था आज हो सकता है वो प्रासंगिक नहीं। मैं तो मेरा लड़का वो IAS की तेरा तक मेरे किन का तू बोलता होता है, और कोचिंग वोचिंगों में भी जाते हैं, बोला अपने लड़के को मत पढ़ाना, आज बोली युग बदल गया, आज की पढ़ाई पहले की पढ़ाई से अलग है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इस बात का तकाजा है, मैं जानता हूँ। तो बेसिकली दूसरा जो आपने सवाल कहा कि भाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा हमें मेंटोरशिप में, तो मेंटोरशिप मिले तो अच्छी कोचिंग आप करें तो करें, लेकिन आज जहां ऐसा कि आप सारी चीजें खुद ही देखोगे तो ए से शुरू करो, सारी चीजें ए से मिलेंगी। तो आप अगर दत्तचित होके करोगे खुद कर, मेरा ये वो सब पूछा था डायनामिक से रिलेटेड है, डायनामिक सिटी से रिलेटेड पूछा था कि सब्जेक्ट्स जो थे हमारे वो है, हाँ रिलेवेंस नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम मतलब पढ़ना क्या है, अपने पर्यावरण को सात्वीकरण करना। पढ़ाई क्या है कि एक बेहतर समायोजन करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इस तरह से होगा आप बेहतर समायोजन करें। कभी भी ये कॉस्मोस क्या है, बोले अब मतलब सब जाओ गुल कहाँ से आए हैं, अब क्या चीज है, हवा क्या है। आप ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपके इसमें जो साइंस के लॉ लगते हैं, जैसे केमिस्ट्री के केमिकल्स कैसे फंक्शन करते हैं, फिजिक्स के लॉ लगते हैं, गणितीय गवेषणाएं जिनके आजकल चल गया, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये मिला के ये सब रिलेवेंट है। अब आधार पीठिका से आप ऐसे शुरू करके, अब मान लीजिए ज्ञान का स्वरूप चेंज हो रहा तो, लेकिन ABCD और MSN कभी भी प्रासंगिक नहीं। अब डिपेंड करता है कि आप जिस जो आज तकनीक प्रणीत जो जहान है उसमें टेक्नोलॉजिकल जानकारी आपको श्रेयस्कर हो सकती है। तो कोई भी जानकारी तो अप्रासंगिक, ज्ञान और विज्ञान दो चीज है। ज्ञान तो ये होता है कि आप अपने को सेल्फ को रियलाइज कर लें, और जो कॉस्मिक रिदम है, जो ब्रह्मांड की सारी रिदम है जिसमें सारे ग्रह उपग्रह नक्षत्र और ये सब बंधा हुआ है, उसको पहचान ले, हर में हर को देख लो, ये तो ज्ञान है। तात्विक ज्ञान कह लो, आत्मिक ज्ञान कह लो, और विज्ञान वो है जिससे आपका दैनिक जीवन चलता है। तो ज्ञान और विज्ञान के जो रूपक हैं, किसी भी स्टेज पे आज जो पढ़ाया जाता है वो ऐसा नहीं बिल्कुल निरर्थक हो गया, लेकिन उसमें एडिशन बहुत हुआ है। तो लेकिन आप जो है वो तो आप ठीक से सीखोगे तो एडिशन आप अपने करने में कामयाब हो। तो जैसे आपने कैसे डील किया उसकी तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, ये मेरा दिल कहे तो क्या ये खुद से सब। तो जब मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, जाओ के सब दूसरे का जूता आपके पैर में फिट नहीं होगा, तो आप खुद ही करोगे, मुक्के मारोगे, कभी फिट होगे, कभी ठोकोगे, कभी ट्रांसफर होगा, कभी सस्पेंड होगा, अपने आप समझ सिविल सर्विसेज है, वर्डिक्ट है या नहीं है सर? सिविल सर्विसेज वांटेड वर्डिक्ट है या नहीं है? वर्जित। सर इनका सवाल ये है कि क्या हमें सिविल सर्विस में जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहिए? तो ये भी वाक ऑफ लाइफ जाना, आपकी चॉइस क्या है। शिक्षा प्रणाली तो सिविल सर्विस के लिए ही आपको स्किल देती है, बाकी के लिए तो देती नहीं है। अब वो पद कम है इसलिए ये प्रतियोगिता ज्यादा होती है। आप मैंने एक लोग ने ये कहा कि सिविल सर्विसेज के लिए ही आपको शिक्षा प्रणाली संपूर्ण 2% के लिए आपको इम्प्रूव करती है। 2% जॉब ये पब्लिक सेक्टर में, 98 तो प्राइवेट सेक्टर। उसके लिए शिक्षा आपको स्किल नहीं देती। कॉमर्स कॉलेज के ग्रेजुएट भी कितने कॉमर्स में मर्केंटाइल बिजनेस में सफल होते हैं, जाके वहां पे भी सर्वे कर दो, वो भी लास्ट में देते RS और IAS या अकाउंटेंट की देते हैं।
Thank you so much, sir, for answering the queries of students. I hope you all find it enlightening as I do. Now I request respected Meena Rani ma'am to please address the audience. सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी सर कि मैं थोड़ा देरी से आई। जयपुर के ट्रैफिक के हालात आजकल थोड़े वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से ज़्यादा ही दिक्कत में आ गए हैं। जो टाइम में लेके चली उसमें नहीं पहुँच पाई, उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ सर, माफ़ी चाहूँगी। ये मेरा जो यहाँ उद्बोधन है ये स्वागत भी है और आभार भी। आपका सर आपके ही कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत हमारी तरफ से सर। प्रिंसिपल सर ये नवंबर और दिसंबर का जो पीरियड होता है हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए, चारों तरफ गतिविधियां रहती है, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कहीं लेक्चर चल रहा है। आंदोलन की क्लास भी सर यूनिवर्सिटी में चलती ही रहती है, वो भी कहीं कहीं बच्चे आंदोलनरत हैं। इस वजह से सब तरफ बिजी हैं। उनकी तरफ से भी सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका जो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में इतना खूबसूरत तरीके से संयोजित हुआ अनुभव सुनने को मिले। शायद ये दूसरा अवसर है आप कॉलेज में आए। लक्ष्य राज का जब छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन था उसमें भी आप अतिथि के रूप में थे। वो आपका उद्बोधन भी बहुत अच्छा था सर। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ते हुए कहा था कि ये शिक्षा पद्धति अब उतनी सफल नहीं रहेगी। आपकी उस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ सर। चैट जीपीटी स्पीच बना रही है, गामा डॉट ऐप पीपीटी बना रहा है। टीचर के रूप में सर हमारी भूमिका निरंतर कम होती जा रही है, स्टूडेंट कम मान रहे हैं। क्लासेज में वही स्थिति है जो आपके वक्त में हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आते। लेकिन हाँ सर, इस संस्था जो आपको बुला के लाई कर्मयोगी, इनका मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूँगी। एक के बाद एक कार्यक्रम ही हमारे पास लेके आए। इलेक्शन के चलते हमारी बिल्डिंग चलेगी, हम इनके कार्यक्रम नहीं करवा पाए, उसके बावजूद भी निरंतर सर पीछे पड़े रहे कि इनको कार्यक्रम करवाना है। और आज के सफल कार्यक्रम के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्या होगा तो उनको बुलाओ, नहीं इनको एकाएक ख्याल कैसे है, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बुलाओ। सर इसमें तो रोल इनका ही है, लेकिन हाँ आपकी प्रशंसक मैं रही हूँ, क्योंकि जब आप पिछली बार आए थे तो मैंने मन से कहा था कि इतना अच्छा उद्बोधन मैंने आपसे सुनने को मिला सर। आपका सर पुनः मैं यहाँ से आभार दूंगी। एक जो बात आपने 3 चीज़ें कही स्टूडेंट्स को, और मैं तीनों से ही बहुत इत्तेफाक रखती हूँ सर, कि आप अपनी पढ़ाई को मनोरंजन के रूप में देखें और मनोरंजन को पढ़ाई के रूप में, तब जाके आप सफलता पाते हैं। नीरज पवन सर जो अभी IAS हैं और अभी संभागीय आयुक्त, ये मेरे सीनियर हुआ करते थे। तो एक दिन ये चल के आ रहे थे और आके मुझे बोलते हैं, जानते हो कि बोते फिल का कौन है? तो स्ट्रेंज था मेरे लिए। उन्होंने कहा अभी जो 26 जनवरी को आएंगे अपने यहाँ चीफ गेस्ट ईरान के, बोते बिल का है। तो इस तरह से चलते चलते उनकी लर्निंग की उनकी भी थी, वो लोग भी उस उम्र में उन्होंने उस तैयारियों को जिया। अब सर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल से हमारे यहाँ से UPSC में बहुत कम लोग जा पा रहे हैं। इसकी एक वजह है सर कि शायद एक तो सोशल साइंसेस का बहुत कम रोल रह गया है, इंजीनियर और डॉक्टर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरा सर हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, मैं मानती हूँ कि अपडेट नहीं थी। इस साल से सर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लेके आए हैं। उसी के चक्कर में दिसंबर इस बार और भी ज़्यादा व्यस्त था। इनकी इंटरनल्स भी अभी हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षाएं। तो सर इन सब के बीच में जब शिक्षा पद्धति भी परिवर्तित हो रही है, नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, आपके तीनों मंत्र कि पढ़ाई को मनोरंजन माने, अनुशासित रहें, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तीसरा ये सर कि प्रिसाइज करना सीखें, क्योंकि मैंने सर आप में और मेरे में एक समानता रही कि मैंने RS किया और मैं ACTO आई, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपकी तरह लकी नहीं रही, प्रॉपर नहीं आ पाई। 3 बार ACTO के लिए आई तो फाइनली मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रिसाइज्ड वे में लिखना एकेडमिक्स में शायद सर मेरा हाथ रहा, क्योंकि मुझे वो प्रिसाइज करना प्रॉपर नहीं आ पाया जैसा मैं मानती हूँ। तो आपके तीनों ही मंत्र, यदि आप सर के इन तीनों मंत्र को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही इस सफलता के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। आप सब कभी भी किसी भी वक्त मेरे पास मदद के लिए आ सकते हैं, और कोई भी ऐसी मदद जो सर तक पहुंच के मिल पाएगी तो ज़रूर वहां तक भी पहुंचेंगे। कर्मयोगी संस्था जिसके बैनर तले आज ये प्रोग्राम हो रहा है, श्री जगरूप सिंह जी यादव जो पूर्व कलेक्टर भी हैं जयपुर के, और IAS के रूप में डेफिनेटली उनका बदनाम हम ज़्यादा महत्व रखता है। आप सबका आज इस मंच से आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्राना सर। Much, ma'am.
for your valuable words. ये हमारे माननीय प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा सर का ही मार्गदर्शन तथा हमारे संयोजक प्रोफेसर शंकरलाल मीणा सर का सहयोग रहा कि हम आज इस कार्यक्रम को करा पाए। साथ ही मैं हमारे महाविद्यालय की टेक्निकल तथा नॉन टीचिंग स्टाफ का भी आभारी हूँ कि इतने कम समय में उन्होंने सभी प्रकार का टेक्निकल सपोर्ट प्रदान कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। So finally, with a heavy heart, we are moving toward the closing of this event. And for the same, I would like to request respected Meena Rani ma'am and Pankaj Kataria, Karmyogi President, to facilitate our guest of honor with Karmyogi's memento and to end this event with a thankful note.